नमस्कार दोस्तों टीम नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि आज नॉरसेट 6.0 मेंस का पेपर कंप्लीट हो गया है और जिन भी दोस्तों ने आज पेपर दिया है, जो भी पेपर में सम्मिलित हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाले कुछ दिनों में आप नर्सिंग ऑफिसर, परिचारिका अधिकारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बनने वाले हैं। इसी भावना के साथ कि जो पेपर हुआ है उसमें हमेशा सभी अभ्यर्थियों को यह कंफ्यूजन रहता है कि पेपर कैसा था, कैसा नहीं था, क्या क्वेश्चन आए थे, किस तरह के क्वेश्चन आए थे। जो लोग एग्जाम में बैठे हैं उनको तो सबको पता ही है, और जो लोग नहीं बैठे हैं उनको कम से कम यह आभास हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए आज हम पेपर सोल्यूशन की एक सीरीज, एक क्लास लेके आए हैं और इस क्लास में हम कोशिश करते हैं या कोशिश की है कि हमने लगभग क्वेश्चंस जितने भी लिए हैं, 100 क्वेश्चन तो कभी नहीं हो सकते क्योंकि पूरा पेपर मेमोरी बेस्ड होता है, क्योंकि एम्स दिल्ली जो है पेपर तो देता नहीं है। पेपर तो छोड़ो, वो आंसर की भी नहीं देता, नहीं कम से कम ये तो हो जाए कि चलो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, और इसी पेपर में अगर ये क्वेश्चन उठा के कोई दूसरे पेपर में दे दे तो हमें नहीं पता क्या आंसर माना उसका, है ना। तो 100 क्वेश्चन तो वैसे भी मेमोरी बेस्ड नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी जितने मैक्सिमम हो पाए हैं, जैसे कि हमने बच्चों से बात की, जितने भी अभ्यर्थी दे के आए हैं, जितने बच्चे दे के आए हैं, उनसे बातचीत की है, पेपर को जो है लेने की कोशिश की है, पेपर में ऑप्शंस को सम्मिलित रूप से या ठीक तरीके से सेट करने की कोशिश की है, क्वेश्चंस की भाषा मतलब एज सिमिलर एज बनाने की कोशिश की है। देखो, ऐसा है कि कभी भी किसी भी पेपर का अगर आप मेमोरी बेस्ड पेपर बना रहे हैं ना, तो भाषा, लैंग्वेज आप कभी भी सिमिलर नहीं बना सकते, लेकिन आपका यह कर्तव्य बनता है कि कम से कम उस पेपर में वो जो भाषा है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको कम से कम समझ आ जाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि आपको ऐसी आत्मग्लानि ना हो कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आया था और आंसर इस तरीके से बता दिया गया। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की है कि पेपर को लगभग सम्मिलित किया जाए, इकट्ठा किया जाए। दूसरा, उसकी भाषा को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए कि भाषा जो भी लैंग्वेज उसमें दी गई, उस लैंग्वेज में हम पेपर बनाने की कोशिश करते हैं। और जो उसके ऑप्शंस हैं, हालांकि सारे ऑप्शन कभी नहीं मिलते, सेम लैंग्वेज कभी नहीं मिलती, लेकिन कोशिश की जाती है कि भाई सब लोग जो दे के आए हैं उनसे बातचीत करके कि किस तरह का पेपर था, कैसे आंसर थे, क्या ऑप्शन थे, है ना, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। और आज हम ये पेपर सोल्यूशन की एक सीरीज लेके आए हैं, पेपर लेके आए हैं, और इसमें देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितनी मेहनत की गई है पेपर बनाने में, उस मेहनत का कितना योगदान आप हमें दे सकते हैं। तो समझ आया ना करते हुए पेपर सॉल्यूशन के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए पेशेंट टू बी इन्फ्यूज 2 लीटर ऑफ फ्लूइड। एक मरीज है जो 2 लीटर ऑफ फ्लूइड उसको इन्फ्यूज करना है, ठीक है। फ्लूइड कितना इन्फ्यूज करना है उसको? 2 लीटर इन्फ्यूज करना है, ठीक है। चलो भाई, 2 लीटर फ्लूइड इन्फ्यूज करना है विद इन 8 आवर्स, और कितने समय में करना है? 8 घंटे में करना है। तो हाउ मच ml ऑफ फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज पर आवर। देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1 घंटे में, पर घंटे में कितना फ्लूइड जो है दिया जाता है। नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है कि कितना फ्लूइड पर ml या ml पर मिनट दिया जाता है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें हम ड्रॉप फैक्टर को यूज में लेते हैं, लेकिन यहां पर घंटा पूछा तो इसमें ड्रॉप फैक्टर काम में आएगा नहीं। तो कितना फ्लूइड इन्फ्यूज किया जा रहा है? 2 लीटर। तो फ्लूइड अगर मान लीजिए कि 2 लीटर काम में लिया जा रहा है या 2 लीटर उसको इन्फ्यूज करना है, तो 2 लीटर का दोस्तों आपका एमएल कितना हो जाएगा? 2000 ml हो जाएगा। तो 2000 ml फ्लूइड हो गया, ठीक है। दूसरा, कितने घंटे में देना है ये? तो 8 घंटे में देना है, तो बटे 8 हो जाएगा, है कि नहीं, है ना, होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में कितना फ्लूइड वो क्या करेगा? एडमिनिस्टर करेगा। तो इसको इंटू कर दो, तो 8 दूनी 16, बच गए 4, 8 पंजो 40, 0 का 0, तो कितना हो गया? 250 ml पर घंटे। तो ये इसका क्या चला जाएगा दोस्तों? आंसर चला जाएगा। तो मुझे आशा है, ऐसा मेरा मानना है कि मेरे सभी भाइयों का, सभी बहनों का, सभी दोस्तों का, सभी प्यारों का, सभी छोटों का, सभी हम उम्र का ये क्वेश्चन सही हुआ होगा, ये किसी का गलत नहीं होगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट प्लान फॉर लंबर पंचर। एक पेशेंट है, वो लंबर पंचर के लिए प्लान किया गया है, ठीक है। लंबर पंचर जो प्रोसीजर होता है ना, एलपी प्रोसीजर, जिसको अपन स्पाइनल टेप के नाम से भी जानते हैं, स्पाइनल पंक्चर के नाम से भी जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क टू बी कंसिडर फॉर दिस प्रोसीजर।
कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंडमार्क इनमें से कंसीडर किया जाएगा। ऑप्शन सारे सेम है जो पेपर में आए थे वैसे के वैसे। इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन सारे के सारे सेम है जो पेपर में आए थे। ठीक है, देखो पहला C7, दूसरा इलाया क्रेस्ट, तीसरा है L1 to L2 और स्टील स्पाइन। तो कौन सा लैंडमार्क होता है? तो जिस भी दोस्त ने अगर ठीक तरीके से लंबर पंचर पढ़ा है तो लंबर पंचर की कंडीशन में सी से पोजीशन दी जाती है, लेटरल पोजीशन दी जाती है। जैसे नॉर्थ प्रीलिम्स में पूछा गया था कि लंबर पंचर के लिए कौन सी पोजीशन फेवरेबल है, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन उसका जवाब था। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में पेशेंट को लिटा दिया। अब क्या किया जाता है कि उसको लंबर पे क्या दिया जाएगा? लंबर पंचर दिया जाएगा। तो उस समय भी मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि लंबर पंचर जब भी किया जाता है ना, तो एक लैंडमार्क, एक इमेजिनरी लाइन खींची जाती है। क्या बोला मैं? इमेजिनरी लाइन खींची जाती है। सभी दोस्तों ने जब ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो उनके दिमाग में तुरंत आया होगा कि L3L4 ऑप्शन ये होगा, यही L3L4 होगा। लेकिन देखो L3L4 कहीं नहीं है। L1 L2 तो ये तो कभी लगाते ही नहीं है। L1 L2 का तो मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एडल्ट में L3L4 होता है और बच्चों में एडल्ट में L3L4 होता है, बच्चों में L4 L5 होता है। तो ये तो ऑप्शन ही चला गया। अब बचे ये 3। अब सर्वाइकल वर्टिब्रा पे क्या कभी स्पाइन दिया जाता, एनेस्थीसिया दिया जाता है? कभी नहीं। लंबर पंचर सर्वाइकल पे कभी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये भी चला गया। अब 2 में आपको कंफ्यूजन है कि भाई स्टील स्पाइन करेंगे कि लाइक रेस्ट करेंगे। तो एक इमेजिनरी लाइन खींची जाती है दोस्तों, उसको अपन टफियर लाइन के नाम से जानते हैं। क्या बोला मैं? उसको अपन टफियर लाइन के नाम से जानते हैं। अब ये टफियर लाइन कहां से कहां खींची जाती है? तो ये इलाया क्रेस्ट से लेके इलाया क्रेस्ट 2 और लंबर 4 समझ गए बात को? तो जो टफियर लाइन होती है ना, वो कहां से कहां, जैसे इलाया क्रेस्ट से अपन पीछे की तरफ लाइन खींचेंगे ना, तो वो कहां चली जाएगी? L4 पे चली जाएगी। और वही हमारा लैंडमार्क होता है जहां पे लंबर पंचर किया जाता है, L3L4। तो टफियर लाइन जो होती है वो इलाया क्रेस्ट पे होती है, तो लैंडमार्क क्या हो जाएगा? इलाया क्रेस्ट हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपका सभी का सही हुआ होगा और इसी भावना के साथ आपके 2 क्वेश्चन सही हो गए हैं और 2 क्वेश्चन के साथ आपका आंसर। ठीक है भाई, ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन का इलाया क्रेस्ट, जिन जिन का सही है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। जिनका गलत है हताश नहीं होना, अगला वाला क्वेश्चन आपका भी सही होगा। देखो तीसरा क्वेश्चन है, पेशेंट एडमिटेड इनटू द आईसीयू एंड हिज पोटेशियम लेवल 7.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देखो क्वेश्चन को आराम से समझो, है ना, आराम से समझिए कि एक पेशेंट आईसीयू में एडमिट है और उसका पोटेशियम लेवल कितना है? 7.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एक बार नॉर्मल की बात कर लो तो नॉर्मल K+ आयन का जो सीरम लेवल होता है, सीरम लेवल वो कितना होता है? 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5.1 से ज्यादा तो 7.2। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंडीशन कौन सी देखने को मिल रही है पेशेंट में? हाइपरकैलेमिया की कंडीशन देखने को मिल रही है। हाइपरकैलेमिया कंडीशन देखने को मिल रही है। तो व्हाट विल बी द कॉम्प्लिकेशन फॉर दिस पेशेंट? तो इस पेशेंट के लिए क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? देखो इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, 2 ही ऑप्शन मिले। तो 2 ऑप्शन में रेस्पिरेशन तो आएगा नहीं, दूसरा क्या? कार्डियक डिसरिथमिया। आप सब अच्छे तरीके से जानते हो, सभी को अच्छे तरीके से, जो भी नॉर्थ साइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज्यादा कुछ भी नहीं जानते होंगे तो ये जरूर जानते हैं कि पोटेशियम का लेवल हार्ट से है और पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा तो वो कार्डियक डिसरिथमिया, कार्डियक एरिथमिया की कंडीशन कोज करता है। तो इतना तो आप कम से कम जानते होंगे। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि किसी का भी गलत हुआ होगा, तो किसी का भी नहीं हुआ होगा। तो ये भी इसका क्या चला जाएगा दोस्तों? आंसर चला जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिवेंट द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, टू प्रिवेंट द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन व्हाट शुड बी डन बाय द नर्स ड्यूरिंग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक पेशेंट को अगर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, एक पेशेंट को अगर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कौन सी पोजीशन दी जाएगी? ठीक है, पहला ऑप्शन है हेड एंड एलिवेशन एट 30 डिग्री, दूसरा हेड एंड एलिवेशन एट 45 डिग्री, हेड एंड एलिवेशन एट 90 डिग्री, नथिंग टू डू। और ये नथिंग टू डू ऑप्शन नहीं था, इसमें था नथिंग टू डू की जगह क्या था मैं बताता हूं आपको। देखो इसमें ऑप्शन में था नो चेंज और सुपाइन पोजीशन। सुपाइन मतलब फ्लैट पोजीशन, है ना, आप फ्लैट पोजीशन इसको मान सकते हो, फ्लैट पोजीशन। ठीक है भाई, अब इसके आंसर की बात करते हैं अपन, इसमें मजा आएगा आपको सीखने में। देखो मतलब ये ऐसा सवाल है ना कि ऐसे सवाल में आंसर क्या होगा। देखो मैं आपको पहले बता देता हूं, पहले इत्तला कर देता हूं कि आप लोगों के मन में कोई किसी तरह की भ्रांति ना हो।
दोस्तों जो 100 क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें 100 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन कम से कम ऐसे होते हैं जिनका ये अता पता नहीं होता कि उसका आंसर एम्स दिल्ली क्या मानेगा। उनमें से एक ये भी है, तो पहले बता देता हूं तो सुन लो। पहला क्या है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को बचाने के लिए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या। अब देखो इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि भाई एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बाद, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया से पहले और ड्यूरिंग सर्जरी और आफ्टर सर्जरी, मतलब इंट्राओप और पोस्टओप, यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं सारी चीजें आपको समझाता हूं। अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, अब एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो वो इंट्राओप भी दे सकते हैं और वो हम पोस्टओप भी दे सकते हैं। तो अगर हम इंट्राओप दे रहे हैं, ध्यान से सुनना बात को, अगर हम इंट्राओप दे रहे हैं, ऐसा कुछ दिया नहीं है, और अगर नहीं दिया है ना तो इंट्राओप मान के चलना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर इंट्राओप आप एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो आपका हेड एंड एलिवेट होगा 90 डिग्री पे, इस बात को मान के चलो। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या टेप किया जाता है स्पाइन में, या क्या इंट्राथीकल इंजेक्शन लगाया जाता है। तो आपको पता है ना कि जब लंबर पंचर भी करते हैं तो आगे झुक के फिर स्पाइन में इंजेक्शन दिया जाता है, एपिड्यूरल दिया जाता है। तो अगर ऐसा मानेगा इंट्राओप तो वो 90 डिग्री पे, मतलब आपका ये वाला आंसर सही जाएगा। दूसरा कि पोस्टओप में, मतलब ऑपरेशन के बाद अगर एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं या कहीं भी किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, एम्स में काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब एनेस्थीसिया वाले टॉपअप देने के लिए आते हैं, टॉपअप वर्ड का मतलब होता है कि जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है ना, वो एक कैथेटर लगा के छोड़ देते हैं। उस कैथेटर में क्या है, सुबह शाम आके वो एनेस्थेटिक एजेंट डाल के चले जाते हैं। तो उस दौरान वो क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन में लेटा देते हैं। तो ये सुपाइन पोजीशन है ना, ये भी सही है। अब देखो, अब क्वेश्चन घुमाया हुआ है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी पोजीशन देंगे। तो अगर पोस्ट ऑप की अपन बात करें दोस्तों, तो पोस्ट ऑप में हमेशा क्या पाया जाएगा, आपका ये पाया जाएगा। समझ गए बात, मतलब हेड एंड एलिवेशन है 30 डिग्री। तो क्यों? क्योंकि हेड एंड एलिवेट अगर रहेगा, तो अगर फ्लैट को हम पोजीशन कर रहे हैं तो ठीक है, और 30 अगर एलिवेट भी करना पड़ रहा है तो उसको 30 डिग्री से ज्यादा हम एलिवेट नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में, मतलब ऐसे वाले सवालों में 2 आंसर आ गए आपका। एक तो क्या हो गया, ये वाला आंसर हो गया, एक ये वाला आंसर हो गया। अब इन दोनों में से, ये दोनों बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर एम्स दिल्ली मानता है, वो वही जाना है, ठीक है भाई। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, और इसका आंसर देखो आप क्या क्या करके आए हो। तो दोनों टाइप के जो लोग हैं, मतलब दोनों, मतलब जो भी पोजीशन दे के आए हैं, कि आप देखो, अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं ना कि भाई प्रायोरिटी में कौन सा रहेगा, तो 1 नंबर पे मैं इसको रखूंगा, 1 नंबर पे, 2 नंबर को मैं इस पे रखूंगा, 3 नंबर को इस पे रखूंगा। तो तीनों जो करके आए हैं ना, ये लोग तीनों जो लोग करके आए, तो तीनों लोग खुश रहे। मतलब इस क्वेश्चन को अपना प्लस माइनस में रख ले, इसका जवाब जो है फिक्स नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर मेरे से इसमें पूछा जाएगा ना कि भाई आप अगर पेपर में होते तो क्या करते, तो मैं 90 डिग्री करता। नेक्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन है, 6 शायद, 6 है ना, नहीं 5 है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग ओपन हार्ट सर्जरी ए पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो व्हाट विल बी कॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कितना शानदार क्वेश्चन है। देखो, किसी पेशेंट की ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, तो उस पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है। और अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया इतना, मतलब 102 डिग्री, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या है। तो पहला सेरेब्रल एडिमा, दूसरा है हेमरेज, और तीसरा है आपका हाइपोवोलेमिया। क्या क्या, पहला हो गया आपका, एक कंडीशन और है हाइपोटेंशन, नहीं हाइपोवोलेमिया हो गया, हाँ ठीक है। एक ऑप्शन और, सेरेब्रल एडिमा, हाँ एक ऑप्शन और इसमें, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें क्या होगा, देखो सेरेब्रल एडिमा, क्या सेरेब्रल एडिमा होता है टेम्परेचर बढ़ता है क्या? बिल्कुल, सेरेब्रल एडिमा होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है ना। सेरेब्रल एडिमा होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सेरेब्रम की अगर जो आपकी मसल्स में अगर एडिमा हो गया तो दैट विल कंप्रेस ऑल्सो द हाइपोथैलेमस, तो वो क्या कर सकता है, आपका टेम्परेचर को बढ़ा सकता है। दूसरा हेमरेज, हेमरेज की कंडीशन होगी तो सीधी सी बात है हाइपोवोलेमिया कंडीशन होगी, है ना। और तीसरी कंडीशन क्या है आपका, हाइपोवोलेमिया में टेम्परेचर बढ़ने के चांस कम होते हैं। अगला क्या है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ जाए तो कार्डियक आउटपुट, अब ब्लड जो होता है वो कैसा होता है दोस्तों, ब्लड जो होता है तो कैसा होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो क्या करेगा, आगे की तरफ फ्लो करेगा, तो उसमें बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके दो जो है रीजन हो सकते हैं,
और इन दोनों रीजन में जो मोस्ट पोटेंट रीजन, अगर मेरे से कोई पूछा जाएगा कि मोस्ट पोटेंट रीजन क्या होगा, तो सेरिब्रल एडिमा इसका आंसर जाएगा। ठीक है, सेरिब्रल एडिमा। ठीक है भाई, ये आंसर इसका सही आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, कौन सा था? 6। ए 15 kg चाइल्ड हैज फीवर। एक 15 साल का बच्चा है और उसको क्या हो गया है? फीवर हो गया है। ठीक है, 15 साल के बच्चे, सॉरी नॉट 15 साल, 15 kg का बच्चा है। एक बच्चा है जिसका वेट 15 kg है, उसको टेम्परेचर बढ़ गया है। तो नर्स टू बी गिवन सिरप पीसीएम, उसको क्या दे रही है वो? सीरम पीसीएम देगी। और पीसीएम कैसे देगी वो? 20 mg पर केजी के हिसाब से 20 mg पर केजी उसकी डोज है। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 kg का बच्चा है और 20 mg पर केजी वो दे रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? उसका 300 mg डोज हो गई कि नहीं? 300 mg डोज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। एंड अवेलेबल डोज इज 250। अवेलेबल डोज कितनी आपकी? 250 ml, 250 mg पर 5 ml, ये अवेलेबल डोज है। तो हाउ मच ml सिरप टू बी गिवन, तो कितनी सिरप मतलब कितना ml दिया जाएगा, ये हमारा सवाल है। तो वही है कि अवेलेबल डोज कितनी है, तो अवेलेबल डोज कितनी हो जाएगी आपकी? 250 और आपकी डिजायर तो डिजायर डोज है कितनी हो जाएगी आपकी? 300 और अवेलेबल डोज कितनी हो जाएगी आपकी? इसको ऐसे मतलब नॉर्मल भी आप इसको सोल्व करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि भाई जैसे 250 mg 5 ml में है, तो 1 ml कितने में हो गया? 50 ml में, तो 300 ml में कितने बनेंगे? 6। तो इसका मतलब इसका जवाब क्या जाएगा आपका? 6 ml चला जाएगा। समझ गए बात? कोई दिक्कत है? नहीं। तो इसका जवाब क्या जाएगा आपका? 6 ml। ठीक है, तो जिन भी दोस्तों का 6 ml इसका जवाब है वो खुश हो जाए। नेक्स्ट। A 7-month-old infant shows doll eye like if head rotate in left, then eyes rotate in right. ये मतलब ये लैंग्वेज इस तरीके से बनाई गई है, उसमें कुछ और मतलब कुछ और शब्द दिए गए थे। लेग स्पाइन कुछ इस तरीके का वर्ड बता रहे थे कुछ लोग। तो एक पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक 7 month old infant shows doll eye, मतलब उसकी जो आंखें हैं वो ऐसी हैं कि हेड को अगर लेफ्ट में आप टर्न करते हो तो आंख क्या वहीं की वहीं रह जाती है, मतलब राइट में करोगे तो वो लेफ्ट में रह जाएगी, अगर लेफ्ट में करोगे तो राइट में रह जाएगी। ये सवाल पूछ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन इन दिस। तो और कितने मंथ का बच्चा है वो? 7 month का। अब अगर डोल आई रिफ्लेक्स की बात करें या आई को अपन रोटेट करने की बात करें, 3 से 4 मंथ वो डिसअपियर हो जाता है। समझ गए बात को? तो ये क्या कहलाएगा आपका? डेवलपमेंटल डिले कहलाएगा। तो इसका जवाब क्या जाएगा? डेवलपमेंटल डिले इसका जवाब जाएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, डेवलपमेंटल डिले क्या जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इन्फेंट इज 3 month old, एक बच्चा है जो 3 महीने का बच्चा है, एंड हैज फीवर, व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट, ये 3 month नहीं, ये 15 month है। ये 15 month है भाई। ठीक है, चलो। इन्फेंट इज 15 month old and has fever, what is the most accurate site for measuring body temperature? एक 15 month का बच्चा है, उसका मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए? तो 15 महीने के बच्चे में मोस्ट कॉमन साइट एक्सिलरी होती है। ध्यान रखना, बच्चों में मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? एक्सिलरी साइट होती है। ठीक है, ये इसका जवाब चला जाएगा। मोस्ट कॉमन और मोस्ट एक्यूरेट, एक्यूरेट भी क्या है आपकी? यही है। ठीक है, और अगर मोस्ट रिलायबल पूछता तो मोस्ट रिलायबल क्या हो जाती है आपकी? रेक्टल हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू न्यूनेटल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, व्हेन विल गिव द फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए? तो विटामिन ए की फर्स्ट डोज कब दी जाती है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग? तो ये आप सबका सही होगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी को आते हैं, जो किसी का कोई क्वेश्चन अभी गलत नहीं होता है। तो इसका 9 month आ जाएगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपके गलत हो जाएंगे। 6 month, 5 month, 8 month, 9 month सब। और ये ऑप्शन है ना, ये सारे सेम है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन था ये सेम। नेक्स्ट, इन्फेंट हैव ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, एक बच्चा है जिसको क्या हो रहा है? सलाइवा ड्रूल हो रहा है, मतलब सलाइवा फेंक रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग एनजी इंसर्शन नॉट सक्सेस बाय नर्स, मतलब वो क्या करना चाह रही है? नर्स एनजी ट्यूब को इंसर्ट करना चाह रही है लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रही, मतलब एनजी ट्यूब नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डालना चाह रही है लेकिन वो डल नहीं रही है। तो नर्स विल सस्पेक्ट, नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी, क्या हो सकता है उसमें?
क्या टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट हो सकता है? तो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट का यहां पे कोई लेना देना, क्योंकि टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट क्या है? कार्डियक एनोमली है, और अगर कार्डियक एनोमली होती है तो उसमें इसोफेगस का कोई लेना देना नहीं होता, तो इसोफेगस तो खुला रास्ता है, आराम से चला जाएगा। दूसरा क्या है आपका? टीएफ, इसका मतलब है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, तो ये क्या चला जाएगा? इसका जवाब जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला में वही है कि ट्रेकिया और इसोफेगस क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उनमें एबनॉर्मल क्या हो जाती है? ओपनिंग हो जाती है। तो क्या करेगा वो? काउंटर करेगा, एनजी ट्यूब को नीचे की तरफ जाने नहीं देगा। तो ये जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, इसका जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ आंसर, कि आपको सिर्फ ये इवैल्यूएशन हो जाए कि भाई हम कहां पे हैं। समझ रहे हो बात को? अब जितने भी आंसर हम करेंगे, जैसे दो क्वेश्चन अभी आ गए जिसमें सस्पेक्ट थे कि भाई इसका जवाब क्या होगा, तो उसमें फिर पूरा होने के बाद में प्लस माइनस 5 लेके चल लेना कि इतना हम इवैल्यूएशन में हमारा है। ठीक है, उससे अपना खुद का भी ये पता चल जाता है कि यार चल हमें कितना आता है और हमें और ज्यादा कितना पढ़ना। क्यों? आने वाले टाइम में बीएसआईसी का एग्जाम होने वाला है, डीएसएसबी का एग्जाम होने वाला है ना, सितंबर में फिर से नोरसेट आने वाला है, तो वैकेंसी की भरमार है, वैकेंसी खूब है। बस आप तो तटस्थ होकर पढ़ते जाइए, यही भावना बना लीजिए कि आज एग्जाम हो गया, ठीक है, आज मस्त खाना पीना खा के मस्त करके सो जाइए, ठंडा पानी पी के, कल से फिर अपने काम में जुड़ जाना है। काम के साथ ईमानदारी रखो, सफलता जरूर मिलेगी। चलो, तो ये 10th क्वेश्चन था हमारा, इसका जवाब ये चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एआरडीएस, एक एआरडीएस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का पेशेंट कम इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। कहां आया वो? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, एआरडीएस का मरीज। हिज एबीजी वैल्यू, उसका क्या किया गया है? एट्रियल ब्लड गैस इवैल्यूएशन किया गया है, वैल्यू की गई, तो पीएच उसका पाया गया, पीएच 7.39 क्या है उसका? पीएच है। पीसीओ2 की अगर मैं बात करूं तो पीसीओ2 दोस्तों उसका 59, और HCO3 कितना है दोस्तों इसका? तो HCO3 है इसका 35 mmH, 35 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, चलो, तो ये 3 है। अब सुनो ध्यान से, अब ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है, ऑप्शन सेम है। अब देखो तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, एबीजी की वैल्यू इतनी है, आगे क्वेश्चन लोगों ने काट दिया है, जो हमारे जो ये करने वाले हैं ना, लिखने वाले लोग, उन्होंने काट दिया। आगे का क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूं। आगे का क्वेश्चन ये है कि what is the acid base imbalance will be seen in this patient? इस पेशेंट में कौन सा इंबैलेंस देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, तो क्या देखने को मिलेगा? क्या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद फुली कंपनसेटेड, क्या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस अनकंपनसेटेड, क्या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस विद कंपनसेटेड, या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद फुली कंपनसेटेड। तो ध्यान से सुनो बात को, है ना, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है नर्सिंग के विद्यार्थियों के लिए, एबीजी एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। ठीक है, पीएच क्या है भाई? 7.39 है, मतलब 7.39 का मतलब क्या है कि ये एक नॉर्मल एबीजी है। मतलब क्या हुआ कि ब्लड का पीएच कितना होता है? नॉर्मल पीएच होता है, इसका भी कितना है? नॉर्मल पीएच है कि नहीं? है ना, नॉर्मल पीएच है, मतलब क्या कह सकते हैं हम इसको कि ब्लड के इक्वल इसका पीएच है। दूसरा, पीसीओ2 कितना है आपका? 59 है। 59 का मतलब जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 35 से 45 होता है, और ये कितना है? 59 है, तो मतलब ज्यादा है। और जब कभी CO2 बढ़ता है तो इंक्रीज CO2 क्या रिलेट करेगा कि वो एसिडोसिस को रिलेट करता है कि भाई वो एसिडोसिस हो गया है। और HCO3 है, वो भी 35 हो गया है। HCO3 कितना होता है नॉर्मल? तो HCO3 होता है 22 से 27, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी बढ़ा हुआ है, तो दोनों चीजें बढ़ी हुई है। तो दोनों चीजें अगर सिमिलर बढ़ती हैं तो उसमें हमेशा कंपनसेशन की कंडीशन देखने को मिलती है, ये ध्यान रखना। अगर ये इन दोनों में एक तरीके से बढ़ा हुआ नहीं होता, दूसरा नॉर्मल होता, तो फिर कुछ आंसर और होता। लेकिन अभी क्या है, दोनों बढ़े हुए हैं तो कंपनसेशन होगा। अब कंपनसेशन पार्शियल है, अनकंपनसेटेड है, या फिर फुली कंपनसेटेड है, ये हमें देखना है। तो कंपनसेटेड कंडीशन किसको बोलते हैं दोस्तों? जब पीएच वैल्यू 7.35 से 7.45 के बीच आ जाए तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? कंपनसेटेड के नाम से जानते हैं। क्या बोला मैं? कंपनसेशन के नाम से जानते हैं। अगर इससे कम होगा तो पार्शियल कंपनसेशन होगा। समझ गए बात को? तो या अनकंपनसेटेड होगा, अगर नॉर्मल हो गया तो अनकंपनसेटेड हो गया। ठीक है, सॉरी, नॉर्मल हो गया तो फुली कंपनसेटेड हो गया।
अब सुनो ध्यान से, इस कंडीशन में क्या होगा, अब 7.39 है तो 7.3 क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, मतलब क्या है, इसमें क्या हुआ, कंपनसेशन हुआ। क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है आपकी, अब नॉर्मल है, तो इसका मतलब फुली कंपनसेशन। तो अनकंपनसेटेड वाले ऑप्शन को काट दो, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन कट गया, बस, है ना, इसमें अनकंपनसेशन आप कर सकते हो तो इसको भी काट दो, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बचा, अब बात हो रही है कि एआरडीएस का पेशेंट है, क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से, एआरडीएस का पेशेंट है तो रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात आ गई तो इसका मतलब किससे रिलेटेड होगा आंसर, रेस्पिरेशन से, इसका मतलब मेटाबॉलिक को भी काट दो, ठीक है, मेटाबॉलिक भी कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद फुली कंपनसेशन। तो फुल कंपनसेशन क्यों होगा, क्योंकि पीएच कितना है हमारा, नॉर्मल है। आप ये कहोगे सर एसिडोसिस ही क्यों होगा, तो ध्यान रखना दोस्तों कि 7.0 से कम जब वैल्यू आ जाती है तो उसको हम एसिडोसिस में कंसीडर करते हैं, और 7.4 से ज्यादा अगर वैल्यू आ जाती है तो हम एल्कालोसिस में कंसीडर करते हैं। तो मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें इसका जवाब ये क्यों होगा। तो ये होगा आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद फुली कंपनसेशन, ये आंसर चला गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोबारा आ गया, इसको काट देते हैं अपन, दोबारा का झमेला क्यों रखना है, चलो भाई कट गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज वीमन टेकिंग एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, एक वीमन है जो क्या है रिप्रोडक्टिव एज में है और एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस ले रही है। दोस्तों लैंग्वेज को पढ़ो आपको मजा आएगा कि पेपर कैसा था। आपको लगभग लैंग्वेज ठीक ठाक, मतलब मैं ये कहूंगा कि पूरी लैंग्वेज आपको सेम नहीं मिलेगी, लेकिन लगभग 70 to 80% आपको लैंग्वेज ठीक ठाक मिल जाएगी। रिप्रोडक्टिव एज वीमन टेकिंग एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, व्हाट वुड एज ए नर्स वुड टू टेल दैट वीमन, कि एक महिला है जो रिप्रोडक्टिव एज में है और वो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन पे है, तो नर्स होने के नाते आपका क्या कर्तव्य बनता है जो आप उस महिला को समझाएंगे, ये क्वेश्चन है। पहला है मेडिकेशन कैन कॉज डिस्मिनोरिया, कि जो ये मेडिकेशन आप ले रहे हैं ये डिस्मिनोरिया कॉज कर सकती हैं। अगला है एमिनोरिया इज इरिवर्सिबल, एमिनोरिया जो होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो अगर मान लो एंटीसाइकोटिक ड्रग की वजह से, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन की वजह से अगर एमिनोरिया हो गया तो क्या वो इरिवर्सिबल होगा, नहीं, वो रिवर्सिबल होता है। तो जैसे बंद करेंगे तो जो है दोबारा क्या होने शुरू हो जाता है, आपका पीरियड्स आना शुरू हो जाता है, तो ये चला गया। नेक्स्ट, इंक्रीज लिबिडो ड्यू टू मेडिकेशन, नहीं, लिबिडो कभी भी इंक्रीज नहीं होता, ठीक है, अफेक्ट हो सकता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि परमानेंटली क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, कंटिन्यू यूजिंग सेम कॉन्ट्रासेप्टिव दैट वाज यूज्ड बिफोर इन एमिनोरिया, कि पहले जो आप एमिनोरिया में दवाइयां ले रहे थे उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका जवाब नहीं जाएगा दोस्तों। अकॉर्डिंग टू जो सर्चिंग, मतलब जितना सर्च किया हमने आपस में, जो है फैकल्टी ने बात की है, तो उससे ये पता चला है कि ये वाला जो ऑप्शन है इसमें ज्यादा सटीक बैठता है, ठीक है, सबसे ज्यादा सटीक ये कि मेडिकेशन है ना, जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है वो डिस्मिनोरिया कोज कर सकती है। क्यों, क्योंकि जो पीरियड्स होते हैं उसमें क्या करता है, डिफिकल्टी आगे पीछे वो करवा सकता है। तो ये वाला जो है आंसर आपका क्या जाएगा दोस्तों, करेक्ट जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला, एक ईसीजी का क्वेश्चन आया था, डायग्राम आया था। अब देखो इसमें कि एक पेशेंट इज इन आईसीयू हैज द ईसीजी लाइक दिस, मतलब व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट एक्शन, कि ऐसी ईसीजी अगर आपको देखी जा रही है, सेम ईसीजी थी, तो इसमें आप क्या करेंगे। अब इसके ऑप्शन हमें मिले नहीं, ऑप्शन नहीं मिले तो हमने इसका उत्तर लगा लिया। देखो क्या है कि ऐसे ईसीजी है, तो ऐसे ईसीजी देख के आपको पता चल जाएगी किसकी है भाई, वीटी की है। अब वीटी कंडीशन में क्या करना देखना, देखो सोचो, फिल्म देखते हो ना, तो फिल्म देखते हैं तो देखो जैसे अब हम मॉनिटर पे देखते हो तो एक सीधी लाइन आ गई, इसका मतलब जो हो गया कल्याण, है ना। काम करते हैं, मॉनिटर देखते हैं, सीधी लाइन, हो गया कल्याण। अब देखो नॉर्मल ईसीजी क्या होती है भाई, नॉर्मल ईसीजी तो ऐसी होती है ना आपकी, नॉर्मल ईसीजी। अब क्या ऐसी है ना, बिल्कुल। अब ये कैसी हो गई, ऐसी मतलब ऐसी हो गई, तो थोड़ी इसको ऐसे होने में टाइम नहीं लगेगा, तो ऐसे होने में टाइम नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे फिर उस कंडीशन में, तो हमें क्या करना चाहिए, उस पेशेंट में सीपीआर और डिफिब्रिलेशन शुरू कर देना चाहिए। तो यही इसका जवाब है, जो हमें यही मिला, बाकी हमें ऑप्शन नहीं मिल पाए, उसके लिए हमें माफ कीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जिन जिन लोगों का, जिन दोस्तों का सही है, खुश होते जाएं, अपने मार्क बनाते जाएं, लिखते जाएं कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, और सुनिश्चित मान के चलें कि आने वाले रिजल्ट में आपका पक्का सिलेक्शन है, ठीक है।
ऐसी मेरी भावना है, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट, डोज ऑफ इंजेक्शन एट्रोपिन अकॉर्डिंग टू AHA, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इन ब्रेडिकार्डिया। एक पेशेंट है ब्रेडिकार्डिया का, मतलब ब्रेडिकार्डिया का मतलब लेस देन क्या हो गया आपका 60 ब्रीथ पर मिनट हो गया, है ना। ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट है तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग और एट्रोपिन की डोज क्या होगी। तो जब आप इस क्वेश्चन का जवाब क्या जाएगा, इसका 1 mg जाएगा। मैं बताता हूं कैसे, है ना। इसका करेक्ट आंसर 1 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1। मैं बताता हूं कैसे। जब आप अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का लॉगरिथम पढ़ेंगे या फिर आप सीपीआर का लॉगरिथम पढ़ेंगे, ठीक है, तो सीपीआर कब करना पड़ता है, मान लो मुझे ये बताओ कि सीपीआर कब करना पड़ता है। धीरे 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 बीट आपकी बंद हो गई, है ना। या ब्रेडिकार्डिया तो पहले से ही है ना, तो वही वाली कंडीशन है ना जहां बीट बंद हो रही है। तो आप जब सीपीआर का एल्गोरिथम पढ़ेंगे या फिर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में ये सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले जो डोज जो बोलस के रूप में दी जाती है वो कितनी दी जाती है, 1 mg दी जाती है, ठीक है, पक्का 1 mg दी जाती है। और मैक्सिमम डोज होती है दोस्तों कितनी होती है उसकी, 3 mg, जो कब दी जाती है, अगले 3 से 5 मिनट में दी जाती है। तो फर्स्ट डोज होती है वो कितनी होती है आपकी, 1 mg। ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आप इसको करेक्ट मान के चले, कोई गलत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ए मैनिक पेशेंट डाइट शुड बी गिवन। एक मेनिया का पेशेंट है तो उसमें कौन सी डाइट देंगे। अब मेनिया का पेशेंट टिकता तो है नहीं, है ना, आगे पीछे भागता रहेगा, तो क्या उसको फिंगर फूड देंगे, क्या उसको लिक्विड देंगे, क्या सॉलिड देंगे, क्या सेमी सॉलिड देंगे। तो ये क्वेश्चन लगभग 1 या 2 साल पहले भी ये दूसरी भाषा में पूछा गया था, एक लैंग्वेज बनाई गई थी उसमें कि एक मेनिया एक पेशेंट है जो इधर उधर भाग रहा है, भागते भागते वो खाना पीना नहीं खा रहा, तो एक नर्स होने के नाते आप क्या करेंगे, तो उसके हाथ में खाना दे देंगे, वो चल चल चलता खा लेगा। तो फिंगर फूड जो होता है वो इसका क्या जाएगा, आपका करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। तो फिंगर फूड को आप करेक्ट लगा के चले, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने फिंगर फूड ही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड विद HIV had a risk for tuberculosis which prophylaxis should be given। एक पेशेंट जो है वो HIV पॉजिटिव है ना, ठीक है, HIV पॉजिटिव है, और उसमें किसका रिस्क है भाई, ट्यूबरकुलोसिस का रिस्क। आपने पढ़ा ही होगा, आपको पता है कि जो भी HIV के पेशेंट होते हैं, HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इम्यून सिस्टम क्या हो गया, कम हो गया। इसमें मोर प्रोन मतलब पोटेंट जो इन्फेक्शन है वो किसका हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, मोस्ट कॉमन ट्यूबरकुलोसिस ही होगा। तो उस चीज को बचाने के लिए हमें प्रोफाइलैक्सिस के रूप में कौन सी दवा काम में लेनी, ये हमारा सवाल है। और प्रोफाइलैक्सिस वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी अनहोनी घटना को घटित होने से पहले कुछ ऐसी होनी कर देना जिससे वो अनहोनी घटना घटित ना हो, क्या कहलाता है, प्रोफाइलैक्सिस के नाम से जाना जाता है। कि टीबी ना हो जाए उससे पहले हम कुछ ऐसे मेजर्स अपना लें जिससे कि टीबी ना हो। तो इथैम्बुटोल, आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन को कौन सा दिया जाता है, ध्यान रखना, हमेशा 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 प्रोफाइलैक्सिस के रूप में आइसोनियाजाइड ही आंसर जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो प्रोफाइलैक्सिस के रूप में कि भाई बीमारी ना हो, उसमें क्या दिया था, आइसोनियाजाइड दिया जाता है। नॉर्मल आइसोनियाजाइड के डोज होते हैं 300 mg पर डे, ठीक है। नेक्स्ट, वाई नार्कोटिक ड्रग्स शुड बी कीप इन कस्टडी। अब इसके ऑप्शन नहीं मिले, ठीक है, और क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा था, लेकिन अब मतलब पूछा क्या गया था उसकी अपन बात कर लेते हैं सिर्फ। तो पूछा यह गया था कि भाई जो नार्कोटिक्स होते हैं ना, तो नार्कोटिक्स को छुपा के क्यों रखते हैं, यह सवाल है। नार्कोटिक्स को छुपा के क्यों रखा जाता है, यह सवाल है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो नार्कोटिक दवाइयां होती है हॉस्पिटल में, उनको छुपा के क्यों रखा जाता है। तो टू थेफ्ट, चोरी होने के डर से, एंड टू प्रिवेंट द मिसयूज, और कोई क्या नहीं कर ले, उसका मिसयूज ना कर ले। एक ऑप्शन शायद ये था कि इजीली असेसिबिलिटी। इजी असेसिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर वो वहीं रखी रहेगी तो आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी इसका क्या है ऑप्शन, इसका गलत जाएगा। लेकिन क्या है करेक्ट आंसर, क्या है, तो करेक्ट आपका कि उसको चोरी से बचाया जाए और उसको मिसयूज से बचाया। नार्कोटिक जो होते हैं ना, ये आपका जब आप किसी बड़े अस्पताल में काम करेंगे ना, तो वहां पे जब आपको नार्कोटिक दवाइयां जरूरत पड़ेगी, जब भी कभी नार्कोटिक की जरूरत पड़ेगी, तो एक स्पेशल नार्कोटिक्स की बुक होती है, उसमें मेंशन होगा, एचओडी के साइन होंगे, फिर वो जाएगी मेडिसिन में, मतलब आपके उसमें फार्मेसी में जाएगी, फिर वो लोग नार्कोटिक देते हैं। ऐसे नार्कोटिक नहीं मिलता है, ठीक है। चलो, तो कि उसको मिसयूज होने से कि लोग उसके लत लगने वाले हो ना, कि तुझे तो मेरी लत लग गई, वो वाला, तो नार्कोटिक सबसे ज्यादा लत लगती है। तो ये क्या चला जाएगा आपका आंसर। वो जो गाना है ना, उसमें लत किसी और चीज की लगती है, इसके नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन, है ना, जितनी भी सुमन नाम की लड़कियां शायद उनका सबका ये सही है। सुमन प्रोग्राम है ना, इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, कि क्या इंक्लूड करता है सुमन प्रोग्राम। तो सुमन प्रोग्राम लॉन्च डॉक्टर हर्षवर्धन के टाइम पे, जो अपने कौन थे ये, हेल्थ मिनिस्टर थे, तो ये क्यों लॉन्च किया गया था? रिड्यूस मदर मोर्टेलिटी रेट। क्या मदर मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए लिया गया? नहीं। तो द प्रीनेटल एंड पोस्टनल इंप्रूवमेंट ऑफ द सर्विसेज। तो एक माता जी जो मां है, उनका प्री और पोस्ट नेटल जो सर्विसेज है उनको इंप्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, इसको काम में लिया जाता है। बाकी ऑप्शन क्या क्या थे भाई पता नहीं है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ये है। ठीक है, तो जिन लोगों का जैसा भी अगर उनको ऑप्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है और कम से कम आंसर याद है तो वो अपना इस तरीके से उसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट, इसका भी हमारे पास नहीं है, पर इसका हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया कि अगर हिपेरिन का एंटीडोट पूछ लिया तो परीक्षा पक्की हो गई। नर्सिंग इतिहास गवाह है कि आज तक कुछ एग्जाम, सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि 5% सिर्फ एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये हमारा सदाबहार क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को देखने के बाद में हमें ऐसा लगता है ना, इसको देखने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि हाँ चलो कम से कम ये क्वेश्चन तो हमारा 100% सही है। तो एंटीडोट पूछा प्रोटामाइन सल्फेट है, तो ये क्या लग जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज टेकिंग एबीजी सैंपल एंड टेकन हिपेरिनाइज्ड सिरिंज। एक नर्स जो है वो एबीजी सैंपल ले रही है, ठीक है, और क्या लिया उसने, हिपेरिनाइज्ड सिरिंज ली है। एबीजी सैंपल के लिए क्या लिया उसने, हिपेरिनाइज्ड सिरिंज ली है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ हिपेरिन? भाई जब भी एबीजी सैंपल लिया जाता है तो सिरिंज को क्या किया जाता है, हिपेरिनाइज किया जाता है। तो हिपेरिनाइज क्यों किया जाता है, उसमें हिपेरिन का योगदान क्या है? तो आपको पता है कि हिपेरिन क्या है, एंटीकोएगुलेंट है। तो अगर एंटीकोएगुलेंट है तो देख लो, तो इसमें ऑप्शन बाकी तो मिले नहीं, एक ही ऑप्शन मिला कि प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन इन द सिरिंज, कि सिरिंज में वो क्या करता है, क्लॉट के फॉर्मेशन को रोक देता है। आपको पता है ना कि एबीजी मशीन के अंदर क्लॉट नहीं जाता है, जब भी जो है वायल को लगाया जाता है तो ब्लड को अंदर खींचता है, फिर उसको क्या करता है, इवैल्यूएट करके फिर हमें वो रिपोर्ट देता है। तो अगर क्लॉट ब्लड हो गया तो इसका मतलब उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हिपेरिनाइज जो सिरिंज है एबीजी के लिए हमेशा हिपेरिनाइज सिरिंज काम में ली जाती है। और वो क्यों ली जाती है, क्योंकि सिरिंज में क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ड्यूरिंग एबीजी। एबीजी के बड़े क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, एबीजी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन एबीजी के। ड्यूरिंग एबीजी सैंपलिंग एलन टेस्ट इज परफॉर्म्ड। आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी एबीजी की बात हो जाती है तो उसमें एलन टेस्ट की जरूर बात होगी। ठीक है, और अगर एलन टेस्ट की बात होगी तो उसमें अल्नर आर्टरी की जरूर बात होगी, ये याद रखना, हमेशा भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, तो एलन टेस्ट इज परफॉर्म्ड, व्हाट इज द मैनिफेस्टेशन सीन, कि क्या देखा जाएगा इस कंडीशन में अगर एबीजी लिया जा रहा है तो एलन टेस्ट के दौरान। पहला, रिलीज अल्नर आर्टरी एंड पाम पिंक विद इन 4 to 5 सेकेंड। क्या बोला कि अल्नर आर्टरी को, अब जब एलन टेस्ट किया जाता है तो रेडियल और अल्नर आर्टरी क्या किया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो जब इसको रिलीज करेंगे तो पाम जो है, मतलब जो हाथ आगे वाला हिस्सा, पाम यहां पे लिखा गया है समझने के लिए, आगे वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। कितने समय में, 4 से 5 सेकंड के समय में। अगला है रिलीज अल्नर आर्टरी को रिलीज करेंगे तो पाम बिकम पिंक विद इन 20 शायद ये 30 to 40 था, ऐसा कुछ था, है ना, 30 to 40 या 40 to 50 था, पता नहीं, 40 to 50, अब आप देख लेना कितना है, लेकिन उससे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, रिलीज रेडियल आर्टरी, क्या रेडियल आर्टरी रिलीज करेंगे, और अगला चौथा ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ना वो आपका ए जाएगा, कि जैसे ही अल्नर आर्टरी को हम छोड़ेंगे तो अल्नर आर्टरी का जो ब्लड है वो सीधा क्या करेगा, फ्लो करेगा, और 3 से 5 सेकंड में हमारा हाथ पूरा क्या हो जाएगा, सर्कुलेटेड हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा इसका दोस्तों, करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सीवीपी इंसर्शन व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। अगर पेशेंट में किसी को सेंट्रल वीनस कैथेटर लगाया जा रहा है, अगर किसी पेशेंट को सेंट्रल वीनस कैथेटर लगाया जा रहा है तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। तो सेंट्रल वीनस कैथेटर का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एयर एम्बोलिज्म होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, एयर एम्बोलिज्म होता है। अब देखो एयर एम्बोलिज्म इसमें कहीं है नहीं, तो एयर एम्बोलिज्म फर्स्ट प्रायोरिटी या सेकंड प्रायोरिटी पे होगा, न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, जब सेंट्रल वेन डाली जाती है, सॉरी सीवी से डाला जाता है तो जो उसका जो गाइड वायर है वो क्या कर देता है, लंग्स को पेनिट्रेट कर देता है। क्यों, क्योंकि क्लेविकल से लगभग 2.5 सेंटीमीटर ऊपर तक क्या पाया जाता है, आपके लंग्स पाए जाते हैं। तो न्यूमोथोरेक्स क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है भाई,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर ए सक्सेसफुल सेंट्रल लाइन इंसर्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर ए सक्सेसफुल सेंट्रल लाइन इंसर्शन व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑन बेसिस, कि अगर किसी को सक्सेसफुल क्या हो गया है, कैथेटर इंसर्शन कर दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप नर्स की क्या होगी? चेस्ट एक्सरे टू फाइंड आउट द प्लेसमेंट, दूसरा ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग, तीसरा सिक्योर सेंटर लाइन और चौथा फ्लश द सीवीपी लाइन। देखो अब इसमें कहीं ये लिखा हुआ नहीं है, देखो ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, कि ये बोला है कि सक्सेसफुल सेंट्रल लाइन इंसर्शन, कि सेंट्रल लाइन क्या हो गई है, सक्सेसफुली क्या डाल दी गई है, डाल दी गई है। तो सक्सेसफुल का डाल दिया, इसका मतलब कि सेंट्रल लाइन सही जगह पे और इंसर्ट कर दी गई है। ठीक है, ये सवाल है, बस सिर्फ इंसर्ट की गई है इतना बोला है। आगे क्या उसमें उसका एक्सरे करवाएंगे, क्या ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग लगाएंगे, क्या सिक्योर करेंगे लाइन को, और क्या फ्लश करेंगे सीवीपी लाइन को। तो ध्यान रखना, अगर सक्सेसफुल आपकी इंसर्शन हो गया है तो सबसे पहले क्या किया जाता है दोस्तों, सिक्योर किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये आएगा, जब भी इंसर्शन किया जाएगा अगर सक्सेसफुल इंसर्शन होगा तो सेकंड प्रायोरिटी होगा, सेंटर लाइन को सिक्योर किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको सेल लाइन से फ्लश किया जाता है, तो सेकंड प्रायोरिटी ये हो गई। तीसरा क्या किया जाता है उस पर, नहीं तीसरा ये नहीं होगा। उसके बाद क्या किया जाता है, इसका एक्सरे किया जाता है, तो बेड साइड एक्सरे करेंगे, समझ गए बात को, बेड साइड एक्सरे किया जाएगा, और ये क्या जाएगा इसका आपका फोर्थ ऑप्शन। अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में अगर ये पूछा होता कि एक पेशेंट का सक्सेसफुल सीवीपी इंसर्शन हो गया है, तो उसमें कैथेटर टिप को या प्लेसमेंट को चेक करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में हम क्या चेक करेंगे, तो उसका जवाब फर्स्ट क्या आता, आपका एक्सरे आता है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द आंसर, सिक्योर द लाइन, है ना, मेरे हिसाब से इसका आंसर जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होगा कि बस कुछ भी बता दिया, है ना, तो कुछ भी बता दिया तो कुछ तो सोच के बताया होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने, मेरे को इस बात का पता है, मैक्सिमम लोगों ने चेस्ट एक्सरे किया होगा, ये पक्का मान के चलना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इमेज आई थी, ए पेशेंट इज सिजोफ्रेनिया हैव दिस साइन, ऐसा साइन है, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड, कि नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसमें है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, तीन ऑप्शन ये है, चौथा याद नहीं, है ना, ये पक्का तीन ऑप्शन तो यही है। तो इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि रिपीटिंग वर्ड्स होता है और रिपीटिंग एक्टिविटी होती है, वो भी किसी को देख के, तो ये तो होगा नहीं। तो ये किसका साइन, आपका वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का साइन है, समझ गए बात। तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जाएगा। मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया एंड वॉचिंग टीवी, एक सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिटेड है, और क्या देख रहा है वो, टीवी देख रहा है। ठीक है, एंड टोल्ड टू नर्स दिस पर्सन, दिस पर्सन का मतलब यहां पे दिस पर्सन की जगह था एंकर। ठीक है, एंकर टोल्ड मी, बताया, समथिंग सीक्रेट्स, मेरे को जो है पेशेंट ये कह रहा है कि जो एंकर है उसने मुझे कुछ सीक्रेट बताया है ना, तो व्हाट वुड द नर्स सस्पेक्ट, तो नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी, आइडिया ऑफ रेफरेंस, हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन। तो हेल्यूसिनेशन होगा क्या, हेल्यूसिनेशन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो ये तो चला गया। डिल्यूजन भी नहीं होगा, और डिल्यूजन क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिल्यूजन का एक टाइप होता है आइडिया ऑफ रेफरेंस है, जो है आइडियल डिल्यूजन या रेफरेंस ऑफ डिल्यूजन। तो आइडिया का जो रेफरेंस है ना, वो क्या जाएगा, इसका आपका करेक्ट आंसर जाएगा, समझ गए बात को। तो ये क्या है आपका करेक्ट आंसर, चौथा ऑप्शन दोस्तों हमें याद नहीं है, तो करेक्ट आंसर जिन लोगों ने किया है वो आप मान के चल रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट हैविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड कंप्लेन ऑफ चिल्स, एक पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहा है और उसको चिल्स हुआ है, डिज्निया हुआ एंड हाइव्स। ठीक है, चिल्स, डिज्निया एंड हाइव्स। तो व्हाट विल द नर्स डू फर्स्ट, स्टॉप द प्रोसीजर, प्रोसीजर को स्टॉप कर दो, गिव प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन, मेडिकेशन दे दो, स्लो द ट्रांसफ्यूजन। तो कभी भी अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसमें कभी भी जो है स्लो कुछ नहीं करते हैं, प्रेस्क्राइब मेडिकेशन कुछ नहीं देते, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको स्टॉप करेंगे, बाकी का काम बाद में देखेंगे भाई, समझे बात को। सबसे पहले ये करो, उसके बाद में देखेंगे सब चीजें, जितनी चीजें होंगी सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच आईवी फ्लूइड केप्ट रेडी। अब ये क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो वो कौन से फ्लूइड को रेडी रखेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कौन सा फ्लूइड दिया जाता है। तो ध्यान रखना कि none another fluid give to the patient during transfusion except normal saline।
तो नॉर्मल सलाइन 0.9% जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है वो हमेशा रहना चाहिए। तो देखो D5 गलत हो गया, NH 0.9%, ये हमारा क्या है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर, और उसके बाद में सारे के सारे आपके गलत जवाब। ठीक है, ये सबका सही होगा मेरे को पता है, इसमें कोई सोचना नहीं है। उसके बाद देखो अब ये थोड़ा सा ऐसा है, इसमें जो जो ऑप्शन था वो आपको मैं दिखाई देता हूं, है ना। मैं सोच रहा था लास्ट में दिखा दूं, लेकिन आप अभी देख लो। ये था, ठीक है, कि ये इमेज दिखाई गई है भाई, ये इमेज किस चीज की है। ठीक है, तो ये इमेज किस चीज की है, तो ये है आपका नेजोफेरिंजियल एयरवे। ठीक है, क्या है ये, नेजोफेरिंजियल एयरवे है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट हैव एंटीरियर वॉल एमआई। अगर एक पेशेंट है जिसको क्या हो गया है, एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन, विच ईसीजी लीड शो एसटी सेगमेंट एलिवेशन, कि कौन सी लीड जो है वो एसटी सेगमेंट को एलिवेशन जो है दर्शाती है, एलिवेशन को बताती है। तो V1 to V4 इसका क्या है दोस्तों आपका करेक्ट जवाब है। ठीक है, V1 to V4 एसटी सेगमेंट के एलिवेशन को क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ओरल एंटीकोएगुलेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा जो है आपका एंटीकोएगुलेंट नहीं दिया जाता। तो इसमें दो चीज पूछ ली, एक तो ओरल, जिन बच्चों को अगर इतना पता है ना कि कौन सा एंटीडोट ओरल दिया जाता है तो भी आपका आंसर कर देगा, प्रेगनेंसी तो बाद की बात है। दूसरा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, तो वारफेरिन कभी नहीं दिया जाता। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है। तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम दिया गया था, हालांकि ऐसा डायग्राम नहीं था, लेकिन जो भी है इसमें लिखा हुआ है एड्रेनालिन 1 mg, है ना। तो हाउ टू डाइल्यूट दिस इंजेक्शन, की इस इंजेक्शन को कैसे डाइल्यूट करेंगे। पहला है 1 ml ड्रग एंड 9 ml सलाइन, 9 ml ड्रग एंड 1 ml सलाइन, 1 ml ड्रग एंड 1 ml सलाइन। चौथा ऑप्शन हमें याद नहीं, तो इसका जवाब क्या जाएगा, 1 ml ड्रग और 9 ml सलाइन। ऐसे इसको क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। तो क्या बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा आपका 1:1000 का क्या बन जाएगा, रेशो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज डन फॉर सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए तो जग जाहिर सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, यही क्या है इसका आंसर है। बाकी तीन ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो हमने नहीं लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मदर हैज 3 month old infant एंड डूइंग ब्रेस्ट फीडिंग। एक मां है जिनके पास 3 महीने का बच्चा है और वो क्या कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, बट अनेबल टू डू, लेकिन वो करवा नहीं पा रही, मतलब करवाना चाह रही, 3 महीने का बच्चा दूध पिलाएगी लेकिन वो कर नहीं पा रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। पहला है ब्रेस्ट साइज। क्या ब्रेस्ट साइज मिल्क प्रोडक्शन पे डिपेंड करते, बिल्कुल नहीं करते हैं, ब्रेस्ट साइज का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है फ्लूइड इनटेक बाय द मदर। क्या, हाँ, फ्लूइड इनटेक मां के लिए बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि नहीं लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पर मिल्क प्रोडक्शन के लिए इसका कोई योगदान नहीं है। तो मिल्क प्रोडक्शन का योगदान किससे है दोस्तों, सकिंग से है। समझ गए बात को, किससे, सकिंग से। तो सकिंग जैसे जैसे बच्चा करेगा ना, तो क्या करेगा, वो निप्पल को और एरिया को मुंह में लेगा तो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, उसको इजेक्ट करवाएगा, सॉरी ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इजेक्ट करवाएगा। ठीक है, एक्सपेल करवाएगा। तो ये हो गया आपका इसका जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच फ्लूइड इज गिवन इन इमरजेंसी एज फास्ट इन्फ्यूजन। अगर एक पेशेंट को इमरजेंसी में आया तो कौन सा फ्लूइड ऐसा है जो फास्ट इन्फ्यूजन बोलस के रूप में दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना, नॉर्मल सलाइन दिया जा सकता है। ठीक है, बाकी सारे के सारे गलत, क्योंकि कोलोइड और एल्बुमिन है ना वो स्लो दिए जाते हैं, D10 भी स्लो दिया जाता है। ये सब क्या है, ये क्या है, हाइपरटोनिक, ये हाइपरटोनिक, ये हाइपरटोनिक, बाकी सारे हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कभी भी फास्ट नहीं दिया जाता है, हमेशा स्लो दिया जाता है, और जो नॉर्मल सलाइन होता है आपका वो फास्ट हम दे सकते हैं क्योंकि आइसोटोनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया, मैं बार बार इसके नंबरिंग भूल जाता हूं भाई, मैं ये इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ये पता रहे, वरना फिर नेक्स्ट कमेंट मेरा ये होगा वीडियो में कि सर कितने क्वेश्चन करवा दिया आपने। तो आप ये देख लो कितने क्वेश्चन है, देख लो।
ए लेडी सफरिंग फ्रॉम बुलिमिया नर्वोसा, एक लड़की है जो बुलिमिया नर्वोसा से सफर कर रही है। आप सब जानते हैं बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है। बुलिमिया नर्वोसा होता है खाना चाहती है लेकिन खाती नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि भाई मेरा वेट बढ़ जाएगा, हाँ ये मैं स्लिम फिट देखना चाहती हूँ, ठीक है चलो। एंड हैविंग बिंज ईटिंग, और क्या कर लिया उसने, बिंज ईटिंग कर लिया, मतलब बहुत ज्यादा खा लिया। आफ्टर बिंज ईटिंग लेडी फीलिंग गिल्टी, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन और सेम टू सेम आया था। तो लेडी को क्या लगा, गिल्टी फील हो रहा है। क्यों? एक बुलिमिया नर्वोसा के मरीज है, उसको पता है कि वो खाएगी तो मोटी हो जाएगी, उसको नहीं खाना है, फिर भी वो खा गई। खाने के बाद अपने आप को क्या फील कर रही है, वो गिल्टी फील कर रही है। तो क्यों कर रही है? तो और ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, तो एक ऑप्शन है ड्यू टू वेट गेन एंड ओवरवेट, कि उसको ये लगेगा कि भाई मेरा वजन बढ़ जाएगा और मैं ओवरवेट हो जाऊंगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द बेस्ट रूट फॉर दिस ड्रग, कौन सी ड्रग है ये? तो ये है आपका डेक्सट्रोज 50%। आप सोचो कि डेक्सट्रोज 50% कितना कंसंट्रेटेड होगा। 50% का मतलब क्या हुआ कि 100 ml में क्या है, आपकी 50 ग्राम चीनी है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो कौन से रूट से दिया जाएगा? तो व्हाट इज द बेस्ट रूट फॉर दिस ड्रग, बेस्ट रूट पूछा है कि बेस्ट रूट इस ड्रग के लिए कौन सा होगा। तो क्या सबक्यूटेनियस दिया जाता? नहीं। क्या आईएम दिया जाता? नहीं। एक और लिख देता हूं आपके लिए, आईवी नहीं, है ना। अरे आईवी तो दिया जाता है, सेंट्रल वेनस कैथेटर तो क्या होता है, आईवी होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या जाएगा आपका, सेंट्रल वेनस कैथेटर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो सेंट्रल वेनस कैथेटर, क्यों? देखो सिद्धांत है, आईवी आप दे सकते हो, पेरिफेरल लाइन से आप नहीं दे सकते। पेरिफेरल लाइन से क्यों नहीं देंगे हम? क्योंकि ये मोर नहीं है, तो मोस्ट कंसंट्रेटेड है। तो अगर इस ऐसे देंगे तो फिर वो क्या है कि वेन के रास्ते से आगे जाएगा नहीं, वहां जमा हो जाएगा तो फ्लेबाइटिस कोज करवा देगा, तो वेन खराब हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन क्यों करनी है? तो इसीलिए सेंट्रल वेनस कैथेटर लगाया जाता है कि जो भी हाइपरओस्मोलर कंटेंट है उनको डालने के लिए। तो सेंट्रल वेनस कैथेटर का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 40 ईयर फीमेल एडमिटेड इनटू आईसीयू, एक 40 साल की महिला है, आईसीयू में एडमिट हो गई, एंड हैव एंडोट्रेकियल ट्यूब, और उसमें क्या लगा हुआ है, ईटी ट्यूब लगी हुई है, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी हुई है, 40 साल की फीमेल है। ट्यूब इंट्यूबेशन, विच इज द मोस्ट कॉमन कैथेटर शुड बी यूज्ड बाय द नर्स फॉर सक्शन, कि इस फीमेल में सक्शन के लिए मोस्ट कॉमन कौन सा कैथेटर काम में लिया जाता है, ठीक है। 8 से 12, 14 से 18, तो फीमेल है तो क्या है, फीमेल है तो आपकी मोस्ट कॉमन जो आपका ईटी होगी, मोस्ट कॉमन ईटी फीमेल में कौन सी काम में ली जाती है, 7 की, मेल में कौन से काम में ली जाती है, 8 की। और इसका जो फ्रेंच साइज होता है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, 2 से गुणा कर दो, 14 से 16, क्या ऑप्शन चला जाएगा आपका, 14 से 18। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट हैज मल्टीपल एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग विच इज द एसिड बेस इम्बैलेंस। ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा। देखो पेशेंट को क्या हो रहा है भाई, आपका मल्टीपल एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग हो रहा है, ठीक है, वॉमिटिंग इतनी हो गई है कि बार बार किए जा रहे हैं। इसमें ये शब्द है ना, ये बड़ा बेकार शब्द है, इसने जो है दिमाग खराब कर दिया। क्या मल्टीपल एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग, कि मल्टीपल एपिसोड का मतलब उसको उल्टियां होए जा रही है। तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, कौन सा एसिड बेस इंबैलेंस देखने को मिलेगा। अब सोचो इसको ध्यान से कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अगर ये वर्ड को आप छुपा दो, तो क्या आ जाएगा आपका। अब सुनो ध्यान से, अब अगर वोमिटिंग हो रही है तो स्टमक में क्या कंटेंट है आपके, एसिड कंटेंट है। स्टमक में क्या है भाई, एसिड है, और एसिड का मतलब क्या है कि वहां पर हाइड्रोजन आयन ज्यादा पाए जा रहे हैं। अब हो गई वोमिटिंग, क्या हो गई, वोमिटिंग हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन क्या हो गए, कम हो गए। तो हाइड्रोजन आयन कम हो गए तो क्या देखने को मिलना चाहिए, एल्कलोसिस देखने को मिलना चाहिए, ठीक है, एल्कलोसिस। वो भी कौन सा, मेटाबॉलिक, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का करेक्ट जवाब। लेकिन अब सुनो क्या है, मल्टीपल एपिसोड ऑफ वोमिटिंग है, ठीक है। अब ये एम्स क्या मानेगा मुझे नहीं पता है, देखो कि मल्टीपल एपिसोड का मतलब क्या हुआ। अब इस बात को समझने के लिए आप एक बार हाइपरमेसिस ग्रेविडम में जाओ, कि बार बार अगर उल्टियां किया जा रहा है, मल्टीपल एपिसोड्स हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, सारा एसिड तो बाहर निकल गया, तो और सारा एसिड के साथ जो खाना वो खा नहीं रही है, तो अंदर जो सब्सटेंसेस है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या होने लगेंगे, डाइजेस्ट, और पेशेंट में क्या होने लगेगा आपका, लैक्टिक एसिड का सीक्रेशन होने लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप, लैक्टिक एसिड बनने लगेगा, और लैक्टिक एसिड बनेगा तो उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होगी। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मल्टीपल एपिसोड अगर हो रहे हैं तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर मल्टीपल वर्ड नहीं होता तो आपका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करेक्ट था, ठीक है, बाकी सारे गलत जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, की प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी मैनेजमेंट और साइकियाट्री पेशेंट,
एक कोई साइकियाट्री पेशेंट है, तो उसमें की प्रिंसिपल क्या है आपका कम्युनिटी मैनेजमेंट का, ठीक है। चलो भाई, टू प्रिवेंट एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज टू रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट के लिए हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा है टू एनहांस द कोलैबोरेशन विद द अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू मेंटेन आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी। क्या पेशेंट को सोसाइटी से आइसोलेट करने के लिए किया जाता है? क्या जो है जो अदर हेल्थ केयर सर्विसेज है उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए और एनहांस करने के लिए। तो यही क्या है इसका करेक्ट जवाब है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को इसको पढ़ के बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इसमें हमारे पास ऑप्शन ठीक ठाक है, ठीक है ना। ऐसे ही ऑप्शन अगर मिलते रहे तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये क्या है आपका करेक्ट जवाब है, ठीक है भाई। ये अगर जिसने किया है उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इफ ए पेशेंट शेड्यूल फॉर आईपीवी, एक पेशेंट को क्या है आईपीवी लगना है, ठीक है, आईपीवी, ठीक है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो व्हाट नर्स विल एजुकेट अबाउट दिस वैक्सीन टू मदर, कि जिसको लगनी है उसको क्या एजुकेट करेगी। मदर का मतलब ये है कि कोई भी पेरेंट आप ले सकते हो, है ना, कि उनको अगर बच्चे को वैक्सीन लगनी है तो उसके बारे में घर वालों को क्या एजुकेट करेंगे। तो इट इज मोर पोटेंट देन ओपीवी, कि ये दवा जो है ओपीवी से ज्यादा पोटेंट होती है। प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल स्ट्रेन्स ऑफ ओपीवी, ये क्या करती है ओपीवी के जितने स्ट्रेन्स होती हैं उनको उनसे प्रोटेक्ट करती है। अगला है प्रोटेक्ट फ्रॉम ओनली वाइल्ड वायरसेस, कि वाइल्ड वायरसेस से प्रोटेक्ट करती है और गिवन एट बर्थ, और ये बर्थ पे दी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपका ये वाला, कि जो इनएक्टिवेटेड आपके ओरल, ये जो आपकी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है ना, ये पोलियो के सारे स्ट्रेन्स को खत्म करने के लिए जो है जिम्मेदार होती है। तो ये क्या चला जाएगा आपका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41, ए पेशेंट इज कैप्ड इन द मशीन टू रीवार्म, किस लिए रीवार्म करने के लिए, ये वर्ड, इस वर्ड को पकड़ो, ऑन विच मशीन, विच मोड, है ना। तो बच्चा है, तो बच्चा क्या कौन से कंडीशन में अगर रीवार्म करना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है पेशेंट किस में चला गया, बच्चा हाइपोथर्मिया में चला गया, ठीक है। तो हाइपोथर्मिया में अगर मान लो बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल लेके आना है, तो नॉर्मल लेके आने के लिए तो रिवॉर्म करना पड़ेगा, तो इसमें रखा जाएगा। इसमें रखेंगे तो ये किस मोड पर इसको चलाया जाएगा दोस्तों, तो ध्यान रखना सर्वो मोड पे इसको चलाया जाता है। सर्वो मोड इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन लोगों ने सर्वो किया है वो सारे सही है। अगला कंट्रोल मोड, बेबी मोड, ओलोफाबो, ये सर कोई मोड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हेड टिल्ट चिन लिफ्ट व्हाट इज द नर्स डू। अगर एक पेशेंट है जिसमें क्या किया जा रहा है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट किया जा रहा है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट किया जा रहा है, तो नर्स क्या करेगी। अब इसमें हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, तीसरा चौथा क्या है भाई मैं बता नहीं सकता, लेकिन इन दो में सही क्या है, हेड एलिवेटेड विद हैंड और चिन एलिवेटेड 15 डिग्री। तो हेड एलिवेट किया जाता है आपका एक हाथ से, जब भी हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करते हैं तो एक हाथ जो है माथे पे रख के क्या कर देता है, पीछे किया जाता है। तो ये इसका क्या जाएगा आपका करेक्ट आंसर जाएगा। बाकी मुझे पता नहीं ऑप्शन क्या क्या थे, तो ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए क्लाइंट इज रिसीविंग ए यूनिट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, है ना, एक रेड ब्लड सेल्स लिया जा रहा है एक पेशेंट के द्वारा। सेवरल मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ इन्फ्यूजन द क्लाइंट रिपोर्ट्स ईचिंग, डेवलप हाइव्स ऑन द चेस्ट एंड एब्डोमेन। विच एक्शन शुड द नर्स डू फर्स्ट। दो क्वेश्चन थे ऐसे, हैं, तो पहला एक पहले हो गया, दूसरा ये है कि कुछ मिनट के बाद में पेशेंट में ये चीजें देखने को मिली। तो स्लो द ट्रांसफ्यूजन रेट, दूसरा कॉल प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर एन एंटीहिस्टामिन प्रेस्क्रिप्शन, अगला है मिक्स आईवी फ्लूइड विद द रेड ब्लड सेल टू डाइल्यूट द यूनिट ऑफ द ब्लड, और अगला है स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। तो हमेशा मैंने आपको बताया पहले भी, आपको भी पता है इस बात का, नहीं पता तो पता कर लो, कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशंस देखने को मिल रही है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या जाती है नर्सिंग ऑफिसर की, कि वो ब्लड को क्या कर दे, स्टॉप करे। बाकी सारे के सारे काम है वो बाद में करे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ्यूजन को सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, स्टॉप करेंगे, उसके बाद में सारे काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका सिम्स पोजीशन, है ना, कि सिम्स पोजीशन गिवन फॉर विच पर्पज। सिम्स पोजीशन क्यों दी जाती है, हमें तीसरा और चौथा ऑप्शन नहीं मिला है, लेकिन जो आंसर है वो आपका करेक्ट क्या है कि सिम्स पोजीशन एनीमा और रेक्टल एग्जामिनेशन के दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डे ओल्ड न्यूबॉर्न हैज येलो फेस। एक 3 दिन का बच्चा है, उसका फेस क्या हो गया है,
येलो है, ठीक है, फेस क्या है, येलो है। इसका मतलब क्या हुआ कि जॉन्डिस है। भाई फेस अगर येलो है तो इसका मतलब क्या है, जॉन्डिस या हाइपरबिलिरुबिनेमिया कंडीशन है, ठीक है। वो नर्स टोल्ड द मदर अबाउट दिस, कि जो नर्सिंग ऑफिसर है वो मदर को इस बारे में क्या बताएगी। डिटरमाइन ब्लड लेवल देन स्टार्ट ट्रांसफ्यूजन, कि ब्लड लेवल को डिटरमाइन करो और उसके बाद में ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अगला एक्सपोज द सनलाइट, सनलाइट में एक्सपोज करेंगे। फोटोथेरेपी और नो डटिंग, नो डू नथिंग इट्स नॉर्मल, कि कुछ नहीं करेंगे, ये नॉर्मल फिनोमिना है। तो नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि फेस अगर पेल है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जॉन्डिस है। अगर क्रैमर फॉर्मूला भी आप काम में लेते हो तो वो भी 1 नंबर से मतलब 5 mg/dl तो आपका हो ही गया। तो ये हो गया। दूसरा क्या है आपका फोटोथेरेपी, इसको कंसीडर कर लेते हैं। एक्सपोज इन सनलाइट, 3 दिन का बच्चा है। अगला है डिटरमाइन ब्लड लेवल, तो हाँ ब्लड लेवल चेक करते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट चेक करते हैं, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, फोटोथेरेपी क्या मानी जाएगी आपकी, प्राइम इसका जवाब माना जाएगा, ठीक है। फोटोथेरेपी दी जाती है जिससे कि आपका येलोइश डिस्कलरेशन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है ए पेशेंट इज ट्रांसफ्यूजिंग 1 यूनिट पीआरबीसी एंड हैव माइल्ड रिएक्शन। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, इसको छोड़ दो, इसको हटा दो। A 7-year-old unconscious child admitted in the emergency department with hypovolemia। एक 7 साल का बच्चा है, अनकॉन्शियस है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट एडमिट हुआ है और उसमें क्या देखने को मिल रहा है, हाइपोवोलेमिया। तो हाउ टू मेजर द चाइल्ड्स वेट, कि बच्चे का वेट किस तरीके से मेजर किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन से, और ब्रोस्लो टेप होता है, ये बोर्सलो नहीं, ब्रोस्लो टेप होता है, स्टेडियोमीटर, और एक और कोई टाइप था जिसका पता नहीं है, तो एनी टाइप वाला भी गलत है। स्टेडियोमीटर इन्फेंट के लिए काम में लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन तब काम में लेते हैं जब पेशेंट कॉन्शियस होता। 7 साल का बच्चा खड़ा ही हो जाता तो कॉन्शियस होता, तो बच्चा क्या, ब्रोस्लो टेप। समझ गए, तो ये क्या जाएगा आपका करेक्ट आंसर जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल समझ में आ गई। अभी के लिए ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो सुपर सीरीज में मिलेगा, सुपर सीरीज में सारा का डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अभी के लिए सिर्फ आंसर और अपने आप को इवेल्युएट करो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइंट हैविंग फीलिंग टुवार्ड नर्स। जो क्लाइंट है वो नर्स के टुवार्ड क्या कर रहा है, फील कर रहा है। और केयर प्रोवाइडर विच टर्म इज यूज्ड, कि उसके जो नर्सिंग ऑफिसर है या केयर प्रोवाइडर है उसकी तरफ क्या हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रांसफेरेंस। क्या बोलेंगे, ट्रांसफेरेंस। और अगर नर्स पेशेंट की तरफ हो रही होती तो उसको बोलते हैं अपन काउंटर ट्रांसफेरेंस। तो ये क्या चला जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए पेशेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर नाउ हैविंग मैनिक एपिसोड्स। एक मरीज को बाइपोलर डिसऑर्डर है, भाई बीपीडी का मरीज है और अभी क्या हो रहा है उसमें मैनिक एपिसोड्स हो रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन कलीग कन्फ्रंट हिम ही गेट्स अग्रेसिव। जब भी जो उसके कलीग हैं उससे बात करते हैं, उसके सामने आते हैं, अग्रेसिव हो जाता है। व्हाट विल द एक्शन डू फॉर नर्स, है ना, कि नर्स के द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा। पहला अलाउ हिम टू एक्सप्रेस एग्रेशंस, कि उसको अलाउ कर दो कि भाई जितना तेरा गुस्सा है ना एक बार में थूक दे। नेक्स्ट है सेटल द लिमिट एंड बाउंड्रीज, कि उसकी लिमिट और बाउंड्री को सेट करेंगे। अगला आस्क द पेशेंट टू गो टू क्वाइट प्लेस, पेशेंट को बोलेंगे कि कोई सही सलीके की जगह जाके बैठ जा। और अगला है इग्नोर द पेशेंट। तो ये तो वाहियात गलत जवाब है, पेशेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करते हम। दूसरा है कि कोई मैनिक पेशेंट है और हम उसको समझा देंगे कि तू बंद कमरे में जाके बैठ जाओ, बैठ जाएगा, नहीं जाएगा, गलत जवाब। नेक्स्ट अलाउ हिम टू एक्सप्रेस, बोलना और बोल, क्या बोलेगा, बोलता ही रहेगा, तो उससे आपको फायदा क्या, कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे कि उसके लिए उसका जो बाउंड्रीज हैं, उसकी जो लिमिट्स हैं वो सेट कर देंगे कि भाई तू यही करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो ये क्या चला जाएगा दोस्तों, ऐसा आपका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। एक सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया पेशेंट है, कितनी अच्छी बात है, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया पेशेंट है एंड हैज लोराजिपाम चैलेंज टेस्ट। और उसमें क्या किया गया है, लोराजिपाम चैलेंज टेस्ट किया जाता है। आफ्टर एडमिनिस्टर लोराजिपाम पेशेंट स्टार्ट वॉकिंग एंड टॉक नाइसली, तो व्हाट इफेक्ट इंटरप्रेट। एक पेशेंट है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, तो उसमें पता है आपको कि लोराजिपाम चैलेंज टेस्ट किया जाता है, लोराजिपाम उसको दिया जाता है। उसके बाद में पेशेंट क्या हो जाता है दोस्तों, एक्टिव हो जाता है, बात करने लगता है, चलने फिरने लगता है, मसल टोन उसमें आ जाती है। तो ये सारी चीजें उसके, अगर ऐसा पाया गया तो टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर नहीं पाया गया, ज्यादा खराब हो गया तो टेस्ट नेगेटिव है। तो पेशेंट क्या हुआ है कि वो चलने फिरने लग गया है, और कुछ लैंग्वेज के आगे का ध्यान नहीं है, लेकिन वो चलने फिरने लग गया, बात करने लग गया, तो फिर हम क्या मानेंगे। तो इसमें कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो दोस्तों इसमें हेलो इफेक्ट देखने को मिलता है। चारों ऑप्शन है वो हमें पता नहीं है, लेकिन कोरासकॉफ इफेक्ट नहीं, हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जो किसी भी निगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग को बताता है। तो इसको क्या जवाब जाएगा, इसका हेलो इफेक्ट इसका करेक्ट आंसर जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50। काफी क्वेश्चन है भाई, देख लेते हैं, 100 से ज्यादा नहीं होंगे। पहला है क्लाइंट इन्फॉर्म्ड द क्लाइंट इन्फॉर्म नर्स दैट ही इज लिसनिंग सम वॉइसेस। एक क्लाइंट है, उसने नर्सिंग ऑफिसर को बोला कि वो कुछ जो है नॉइस को लिसन कर रहा है, कुछ सुन रहा है वो, ठीक है, सम नॉइसेस। तो व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ द नर्स? तो नर्स का रिस्पॉन्स क्या होगा? आस्किंग पेशेंट टू रिकॉग्नाइज हुज वॉइस, उसको बोलेगी कि तू ये रिकॉग्नाइज कर कि ये आवाज किसकी है, ठीक है। अगला है एक्नॉलेज पेशेंट हेलुसिनेशन एंड इन्फॉर्म ही और सी कैन नॉट हियर वॉइस। उस पेशेंट को बोलो, उसको एक्नॉलेज करो कि भाई तू पेशेंट हेलुसिनेशन का है, तू तो तेरे को ये चीजें सुनाई दे सकती हैं। अगला आस्क हिम टू इग्नोर द पेशेंट, आस्क हिम टू इग्नोर द वॉइसेस, कि उसको बोलो कि जो वॉइसेस हैं उनको इग्नोर करो। तो ये एक डी ऑप्शन और सुनो, इसमें डी ऑप्शन था टेल हिम there is no voice, there is no voice। उसको बताओ कि कोई किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही है ना, ये सिर्फ आपको लग रहा है, ऐसा कुछ था, मतलब ये सिर्फ आपको फील हो रहा है, इस तरह की कोई आवाज नहीं है। पहला क्या, आस्किंग पेशेंट टू रिकॉग्नाइज हुज वॉइस, कि भाई रिकॉग्नाइज कर किसकी आवाज आ रही है, नहीं है। एक्नॉलेज द पेशेंट हेलुसिनेशन एंड इन्फॉर्म ही और सी कैन नॉट हियर वॉइस, कि एक्नॉलेज करो कि पेशेंट किसका है, हेलुसिनेशन का है, और इस तरह की कोई भी वॉइस नहीं है। अगला क्या है, आस्क हिम टू इग्नोर द वॉइस, कि कोई किसी तरह की आवाज नहीं है, उसको कह दो कि इग्नोर करो। और टेल हिम देयर इज नो वॉइस, कि उसको बताओ कि भाई किसी तरह की आवाज नहीं है। तो ये जो कंडीशन है ना, इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है कि भाई किसी तरह की कोई आवाज नहीं है, किसी तरह की कोई आवाज नहीं है, कोई आवाज नहीं है, आप आराम से रहो, है ना। मतलब बीमारी की वजह से ऐसा सुनाई दे रहा है, तो नर्स क्या कहेगी कि कोई किसी तरह की आवाज नहीं है, ठीक है। ये जो चौथा ऑप्शन है, इसमें मेरा कंफ्यूजन है कि चौथे ऑप्शन में देयर इज नो वॉइस एंड व्हाट विल डू, है ना, क्या कुछ ऐसा है। तो इन और इनमें से, तो इसमें इन दोनों में अगर अपन लगाए ना, तो ये इसका करेक्ट जवाब जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट कम टू इमरजेंसी विद कंप्लेन ऑफ हेडेक सेंसिटिव टू नॉइज, लाइट एंड स्मेल। द नर्स वुड एक्सपेक्ट विच ड्रग टू द प्रेस्क्राइब। एक पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है, और उसमें क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है, सरदर्द है, सेंसिटिव टू नॉइज एंड वॉइस एंड लाइट, और क्या है वो, लाइट से और वॉइस से क्या है दोस्तों, आपका सेंसिटिव है, ठीक है। तो कौन सी ड्रग आप उसमें देंगे, मोर्फिन देंगे, हेलोपेरिडोल, मेटाक्लोप्रामाइड। तो हेडेक और जो आपका लाइट से सेंसिटिव होना और नॉइज से सेंसिटिव होना, ये आपके माइग्रेन के साइन है, ठीक है भाई, माइग्रेन के साइन है। और माइग्रेन के साइन में क्या देखने को मिलता है, आपका नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलता है। और नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में कौन सी दवा दी जाती है, मेटाक्लोप्रामाइड दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है इसका आपका करेक्ट जवाब। नेक्स्ट, ए न्यूबॉर्न इन्फेंट हैज टू एडमिनिस्टर पोटेशियम कंटेनिंग इन्फ्यूजन। एक न्यूबॉर्न इन्फेंट है, उसको पोटेशियम कंटेनिंग इन्फ्यूजन दिया जाना है, मतलब कोई भी इन्फ्यूजन दिया जाना जिसमें क्या है, पोटेशियम है। तो व्हाट विल नर्स अश्योर बिफोर स्टार्टिंग द इन्फ्यूजन, कि इन्फ्यूजन को स्टार्ट करने से पहले नर्स क्या अश्योर करे। पहला है यूरिन आउटपुट, दूसरा एब्सेंस कार्डियक एनोमली, तीसरा है ब्लड प्रेशर, और चौथा पता नहीं। तो अगर कभी भी पोटेशियम की बात आती है, तो पहले भी क्वेश्चन था कि पोटेशियम की कंडीशन में कभी भी क्या देखा जाता है, कार्डियक डिसऑर्डर को देखा जाता है, कि जो है कार्डियक डिसऑर्डर क्या होना चाहिए, आपका एब्सेंस होना चाहिए। अगर एब्सेंस है तो उस कंडीशन में क्या दिया जाएगा, आपका पोटेशियम दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, इसमें यूरिन आउटपुट भी हो सकता है, क्योंकि पोटेशियम हम देंगे तो एक्सक्रीट भी होगा। और अगर किसी पेशेंट में मान लो कि किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो पोटेशियम बाहर नहीं निकला, हाँ, तो हाइपरकैलेमिया हो सकता है। लेकिन इस वाले सवाल में क्या है कि आपका कार्डियक एनोमली देखी जाती है, यूरिन आउटपुट नहीं देखा जाता। नेक्स्ट, कितना नंबर का है, 52-53। इंजेक्शन केसीएल, केसीएल का मतलब पोटेशियम क्लोराइड, कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड एज एक्सेप्ट, कि जो केसीएल का जो इंजेक्शन है वो कैन नॉट एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट के अलावा। इसका मतलब क्या हुआ
कि एडमिनिस्टर किया जा सकता है। तो कैसे किया जाएगा? डिजोल इन डेक्सट्रोज, कभी भी किसी डेक्सट्रोज में डिजोल नहीं करते। अगला क्या है? डिजोल इन एनएस, बिल्कुल करते हैं, नॉर्मल सलाइन में ही डिजोल किया जाता है उसको। अगला बोलस के रूप में कभी नहीं देते, आईएम कभी नहीं देते। तो पोटेशियम क्लोराइड कभी भी आईएम, बोलस और डेक्सट्रोज में डिजोल नहीं किया जाता, ये हमेशा नॉर्मल सलाइन में डिजोल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 54। नर्स इज वर्किंग इन इमरजेंसी। एक नर्स जो है वो इमरजेंसी में जो है काम कर रही है, उसकी पोस्टिंग कहां है? इमरजेंसी में उसकी पोस्टिंग है। 4 पेशेंट्स कम टुगेदर, एक साथ आते हैं। लिस्ट द पेशेंट इन ऑर्डर विच वन इज प्रायोरिटी। कि 4 पेशेंट एक साथ आते हैं तो नर्स सबसे पहले किसको देखेगी? ऑप्शन फर्स्ट, 9 मंथ इन्फेंट विद फीवर एंड सीवियर डायरिया। एक 9 महीने का बच्चा है जिसको फीवर है और सीवियर डायरिया है। अगला 50 साल 50 ईयर फीमेल विद फीवर लास्ट 2 डेज। एक 50 ईयर की महिला जिसको पिछले 2 दिन से बुखार है, इसको तो क्यों ही देखेगी, वो तो आराम देख लेगी। 40 ईयर मेल विद हेड ड्रेसिंग। एक 40 साल का आदमी जिसकी हेड को ड्रेसिंग हो रखी है और रिलेटेड नोजिया वोमिटिंग, कि किसी को नोजिया वोमिटिंग हो रही है, ये भी नहीं जाएगा। और 9 मंथ जो फीवर है और इरिटेबल है, इसमें एक वर्ड हो रहा है इरिटेबल, इरिटेबल, ठीक है, उसको देखेंगे। या फिर 40 ईयर मेल विद हेड ड्रेसिंग। तो अकॉर्डिंग टू मी ये आपका जो है करेक्ट आंसर जाएगा। क्यों? क्योंकि हेड ड्रेसिंग है तो इसका मतलब ये था कि पेशेंट में हेमरेज हो सकता है। ठीक है, ड्रेसिंग कर रखी है मानते हैं, लेकिन उसमें हेमरेज की कंडीशन, ब्लड लॉस की कंडीशन हो सकती है। कितना ट्रोमा है पता नहीं कर सकते। तो सबसे पहले पेशेंट को कौन से वाले को देखा जाएगा? जिसकी खोपड़ी पे पट्टी बंधी हुई है उसको हम सबसे पहले देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ऑब्स्टेट्रिकल सीपीआर ड्यूरिंग चेस्ट कंप्रेशन व्हाट विल द नर्स कीप इन माइंड व्हेन यूट्रस इज पाल्पेबल। एक पेशेंट है जो क्या है आपका? प्रेग्नेंट है। एक महिला है, वो क्या है भाई? प्रेग्नेंट है। और प्रेग्नेंट है तो क्या देना पड़ रहा है उनको? सीपीआर देना पड़ रहा है। किसी भी कारण से मान लो उनकी जो उनका पल्स और ब्रीथ बंद हो गया है तो सीपीआर देना पड़ रहा है। ठीक है, तो और क्या हो रहा है उसमें? यूट्रस जो है वो पाल्पेट है। मतलब पाल्पेबल का मतलब ये है कि भाई उसके हो सकता है कि पेट में बच्चा हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में सीपीआर कैसे देंगे? अगला है अवॉइड प्रेशर ऑन द यूट्रस। यूट्रस के ऊपर प्रेशर को अवॉइड करेंगे। दूसरा, नो चेंज इन चेस्ट कंप्रेशन, कोई चेंज नहीं करेंगे। इंक्रीज डेप्थ ऑफ द चेस्ट कंप्रेशन और डिक्रीज डेप्थ ऑफ द चेस्ट कंप्रेशन। तो एक प्रेग्नेंट महिला है तो इसका मतलब, और सीपीआर देना पड़ रहा है ना? तो सीपीआर एक ऐसी टेक्निक होती है ना कि जिसमें हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। जो उसका एल्गोरिथम है उसको सेम फॉलो करना होता है। अब सेम फॉलो करना होता तो मुझे ये बताओ कि कब सीपीआर में आप एब्डोमिनल कैविटी को कंप्रेस करते हो? बता दो। कभी नहीं करते एब्डोमिनल कैविटी को, तो फिर यूट्रस को क्यों ही पाल्पेट करेंगे? है ना? तो ये तो चला गया। अवॉइड, बात मानते हैं कि यूट्रस के ऊपर प्रेशर को हम अवॉइड करेंगे, ये मानते हैं, लेकिन यूट्रस पे थोड़ी सीपीआर दिया जाता है यार, तो वो तो नहीं दिया जाता, तो ये तो चला जाएगा। नो चेंज इन चेस्ट कंप्रेशन, किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। प्रेग्नेंट है तो है, चेस्ट कंप्रेशन आप अपने जिस तरीके से, जब नॉर्मल उसका फिनोमेना वैसे दिया जाएगा। अगर यूटेराइन जो प्रेशर है इसकी जगह जो अपर एब्डोमेन प्रेशर होता तो इसका जवाब ये जा सकता था कि अपर एब्डोमेन के प्रेशर को कम करके। ठीक है, ये इसका जवाब जा सकता था। बाकी अभी इसका जवाब क्या जाएगा आपका? ये जाएगा। ठीक है, कि कोई चेंज नहीं करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन जैसा है वैसा का वैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन हो गया आपका 56। ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर व्हेन प्लासेंटा इज रिमूव्ड, तीसरी स्टेज के दौरान जब प्लासेंटा बाहर निकल गया है, विच इज शाइनी, और कैसा दिखाई दे रहा है? वो शाइनी, चमकीला दिखाई दे रहा था। व्हाट विल द नर्स सस्पेक्ट? नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? सेल्फ मेथड बेबी का, सेल्फ मेथड मदर का, डंकन मेथड बेबी का, डंकन मेथड मदर का। तो शाइनी जो सरफेस होती है ना दोस्तों, वो शाइनी सरफेस होती है, वो फीटल सरफेस होती है। ठीक है, शाइनी सरफेस कैसी होती है? फीटल सरफेस होती है। और फीटल सरफेस में अगर मान लो ऐसा देखा जा रहा है तो सेल्फ मेथड कहलाता है। तो सेल्फ मेथड ऑफ बेबी, सेल्फ मेथड और बेबी, ये क्या है आपका? करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। डिटेल डिस्क्रिप्शन बाद में देखेंगे। ए इन्फेंट हैड क्लेफ्ट लिप, एक बच्चा है जिसको क्लेफ्ट लिप की कंडीशन की सर्जरी हुई है, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हुई है। ठीक है, तो व्हाट रिस्ट्रेंट यूज्ड टू प्रिवेंट द टचिंग ऑफ द सर्जरी साइट, एक छोटा सा जो है बच्चा है, चूजा है, उसको क्या होगा? क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हो गई। अब क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हो गई तो वो क्या करेगा? बच्चा तो वो क्या करेगा भाई? बार बार सर्जिकल साइट को टच करने की कोशिश करेगा। तो कौन सा रिस्ट्रेंट उसको काम में लिया जाएगा? तो क्या मम्मी रिस्ट्रेंट लिया जाएगा?
क्या लेग रिस्ट्रेंट, लेग का तो मतलब ही नहीं है, क्या एल्बो रिस्ट्रेंट लिया जाएगा, क्या जैकेट लिया जाएगा? तो कभी भी क्या लिया जाता है भाई आपका एल्बो रिस्ट्रेंट। एल्बो रिस्ट्रेंट का मतलब यहां से अगर बांधोगे तो हाथ हिलेगा डुलेगा ही नहीं। और अगर दूसरा इसमें ये नहीं होता तो फिर इसमें दूसरा ऑप्शन क्या जाता है, मम्मी रिस्ट्रेंट, जिसमें पूरा उसको ढक के रख दिया जाता है। तो इसका जवाब क्या जाएगा आपका एल्बो रिस्ट्रेंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विजिबल बोवल लूप कैन बी सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। विजिबल बोवल लूप की विजिबल बोवल लूप कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है? तो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में देखने को मिलती है। अगला है आपका डायफ्रामेटिक हर्निया में देखने को मिलती है। तीसरा नार्कोटिक एंटेरोकोलाइटिस में देखने को मिलती है। नार्कोटिक है, नेक्रोटिक है ये, नेक्रोटिक, ठीक है। और अगला है आपका ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला। तो डायफ्रामेटिक हर्निया में क्या देखने को मिलता है आपको? विजिबल बोवल लूप देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंपोनेंट टू असेस इन एक्यूटी लेवल इन ऑब्स्टेट्रिक्स ट्राइज एक्यूटी स्केल। अगर ऑब्स्टेट्रिकल ट्राइज एक्यूटी स्केल पे अगर एक्यूटी चेक करनी हो तो क्या चेक किया जाता है? तो ध्यान रखना OTAS की कंडीशन में, ध्यान रखो OTAS की कंडीशन में हमेशा मैटरनल एंड चाइल्ड दोनों का ध्यान रखा जाता है। मैटरनल एंड चाइल्ड दोनों को ध्यान में रखा जाता है, दोनों को कंसीडर किया जाता है। तो मैटरनल एज एंड पेरिटी, तो क्या एज और पेरिटी को करेंगे? नहीं। प्लासेंटल ब्लीडिंग एंड फीटल डिस्ट्रेस, यस, प्लासेंटल ब्लीडिंग इज द मदर कोज, है ना, तो ये क्या है, मां का कोज है। और दूसरा क्या है आपका फीटल डिस्ट्रेस की बच्चे का। तो ये क्या जाएगा दोस्तों आपका करेक्ट जवाब। बाकी क्या है आपका फीटल हार्ट रेट, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और मैटरनल प्रेफरेंस, और कुछ और था आगे वो है नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच प्रेफर्ड सिरिंज इज यूज्ड फॉर एबीजी सैंपल। एबीजी सैंपल के लिए कौन सी सिरिंज काम में ली जाती है? तो ये तो पता है ना, सबसे पहले पता है हिपेरिनाइज सिरिंज काम में ली जाती है। हिपेरिन ही डालेंगे उसमें। हिपेरिन क्यों डालेंगे? देखो हिपेरिन का अगला क्वेश्चन भी पूछ लिया। पहला क्वेश्चन हिपेरिन से क्या पूछा था? ये पूछा था कि जो हिपेरिनाइज सिरिंज की उसमें हिपेरिन का फंक्शन क्या है। अब पूछा है कि सिरिंज कौन सी ली जाती है, तो हिपेरिन सिरिंज काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग लंबर पंचर स्टिलेट इन निडल विल यूज्ड फॉर। लंबर पंचर प्रोसीजर के दौरान तो निडल काम में ली जाती है ना, जो टोहे निडल काम में ली जाती है, लंबर पंचर एल्बो निडल जो काम में ली जाती है, उसमें स्टिलेट का क्या काम है? तो स्टिलेट का मतलब क्या है? स्टिलेट का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी जो निडल होती है ना, उसके अंदर का जो पार्ट होता है, जो बाहर निकलने का काम करता है, जैसे कैथेटर होता है ना, जो आपका आईवी कैनुला होता है, तो आईवी कैनुला में जो निडल होती है वो स्टिलेट के नाम से जानी जाती है। तो इसमें भी क्या पाई जाती है? स्टिलेट पाई जाती है। तो स्टिलेट निडल विल यूज फॉर, तो इस स्टिलेट का लंबर पंचर निडल में क्या काम है? मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ निडल, टू कलेक्ट द सीएफएफ सैंपल और टू कीप द स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कैनाल में जो है कैथेटर को बनाए रखने के लिए, निडल को बनाए रखने के लिए, दूसरा कलेक्ट सीएसएफ और तीसरा मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ निडल। तो क्या आंसर जाएगा इसका? निडल की इंटीग्रिटी को चेक करना इसका करेक्ट आंसर जाएगा भाई। 61 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए पेशेंट इज इन पीडियाट्रिक आईसीयू ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर, सडन ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप्स। पीडियाट्रिक का पेशेंट है और ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या हो गई उसकी? ड्रॉप हो गई है। एंड लो टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम क्या हो गई आपकी? लो हो गई है। तो व्हाट विल द नर्स डू नेक्स्ट? कि नर्स नेक्स्ट क्या करेगी? अम्बू बैग एंड हेड एंड एलिवेशन, अम्बू बैग लगाएगी, हेड एंड को एलिवेट करेगी। कॉल वेंटिलेटर टेक्नीशियन, टेक्नीशियन को कॉल करेगी। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करेगी। और रिमूव फ्रॉम वेंटिलेटर एंड सक्शन, और सक्शन करेगी, है ना। तो इसमें क्या होगा? अगर टाइडल वॉल्यूम कम हो रही है, क्योंकि अगर आप सक्शन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाइपर ऑक्सीजनेट करना पड़ेगा। टाइडल वॉल्यूम कम हो गया, इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए? इसमें अलार्मिंग की एक वर्ड और था कि अलार्म भी आपको सुनाई देता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? बैग एंड मास्क वेंटिलेशन काम में लिया जाना चाहिए, ठीक है भाई। बैग एंड मास्क हो सकता है कि इसकी जगह ऑप्शन में शब्दों में कुछ हेरफेर हो, है ना, ऐसा तो हो ही सकता है। तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन जो है उसका करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा किया जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 हो गया, आपका 63। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला है सर्जिकल साइट, मार्क,
पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड एंटीबायोटिक्स। दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मेडिकेशन एंड एनेस्थीसिया इंडक्शन। चौथा, तीसरा चेक लैब वैल्यू, एक्सरे एंड मेडिसिन और पोस्ट ऑफ केयर। तो इसमें सबसे ज्यादा जो अच्छा और सटीक बैठ रहा है वो क्या है आपका, ये वाला है कि पेशेंट में सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में सबसे पहले क्या देखते हैं, सर्जिकल साइट मार्क है कि नहीं, कहां ऑपरेशन होना है, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन कि वो कौन है, क्या डायग्नोसिस है, और एंटीबायोटिक। तो ये क्या जाएगा दोस्तों आपका करेक्ट जवाब जाएगा। समझ गए बात? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 63। और उसके बाद अपन बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिंच सूचर इज यूज्ड फॉर, लिंच सूचर किसके लिए काम में लिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, आपने अगर अवधेश सर की क्लास अच्छे से देखी होगी ओबीजी की, तो उसमें लिंच सूचर उसने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। इसमें कुछ लैंग्वेज ऐसी थी कि कुछ जो है हेमरेज की कंडीशन है, कुछ बेंडल वगैरह एबनॉर्मल बेंडल बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में लिंच सूचर काम में लिया जाता है। और लिंच सूचर काम में लेंगे तो किस वजह से या क्यों काम में लिया जाता है? तो यूटेराइन आर्टरी को लाइगेट करने के लिए काम में लिया जाता है, कंप्रेशन यूटेराइन लाइगेशन के लिए काम में लिया जाता है। तो ध्यान रखना, दो ऑप्शन हमारे पास है नहीं, इसमें से ये बेस्ट ऑप्शन है हमारा कि लिंच सूचर जो है वो कंप्रेस की जो है ऐसा सूचरिंग होती है जो लाइगेट कर देती है, लेकिन यूट्रस को कंप्रेस कर देती है, जिससे कि ब्लीडिंग के चांस कम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका करेक्ट जवाब जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग गिवन आईवी बोलस फॉलोड बाय एनस फ्लशिंग। कौन सी दवा ऐसी है जो है आईवी बोलस दी जा सकती है? ठीक है, लिग्नोकेन नहीं, एडेनोसिन नहीं, एमियोड्रेडेरोन, ये जो दवा है दोस्तों आपको ये आईवी फ्लश दी जा सकती है। कार्डियक दवा है शायद ये, है ना, कार्डियक दवा है, इसको दी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फीमेल इन लेबर एंड हैव पेन, एक लेबर में एक माँ है और वो पेन में है, उसको दर्द हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ लेबर पेन? लेबर पेन का नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो मसाज करेंगे, एपिडुरल एनेस्थीसिया देंगे, ओपियोइड्स देंगे, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज देंगे। तो ध्यान रखना, नॉन फार्माकोलॉजिकल पूछा तो ओपियोइड और एपिडुरल एनेस्थीसिया तो गायब हो गए। अगला है मसाज, मसाज अगर देंगे तो यूटरन कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो पेन ज्यादा होगा। अब हमें क्या करना है, पेन को कम करना, तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज का क्या जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 66। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 67। व्हाट इज द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव? तो ये जग जाहिर क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या काम में लिया जाता है दोस्तों, आपका लेवोनॉर्जेस्ट्रल काम में लिया जाता है। ठीक है, बाकी दोनों के दोनों गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ ओपियोइड एडिक्शन, एक पेशेंट को ओपियोइड एडिक्शन की हिस्ट्री है एंड नाउ नॉट यूजिंग, और अभी उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया, बट ही हैज अर्ज टू टेक अगेन, उसको बहुत अर्ज हो रही है कि मैं दोबारा ले लूं, तो विच एजेंट विल यूज टू प्रिवेंट अर्ज, कि कौन सी जो दवा है वो अर्ज को कम करने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो इसका जो एंटीडोट होता है ना, ओपियोइड का एंटीडोट क्या होता है आपका, नैल्ट्रोक्सोन होता है। तो ये नैल्ट्रोक्सोन ऑप्शन में था, तो नैल्ट्रोक्सोन क्या हो जाएगा, इसका आपका करेक्ट जवाब जाएगा। ठीक है, बाकी शायद एक ऑप्शन डाइसल्फिराम भी था, और भी कुछ होगा, तो नैल्ट्रोक्सोन, ये इसका क्या है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट हैज पेन, एक पेशेंट को पेन है और कितना है, जो पेन न्यूमेरिकल स्केल उसमें से 10 में से 7 है, मतलब क्या है आपका सीवियर की तरफ बढ़ रहा है और मॉडरेट पेन है। ऑन न्यूमेरिकल पेन स्केल व्हाट शुड द नर्स डू? नर्स क्या करेगी, डाइवर्जनल थेरेपी देगी। इतना ज्यादा पेन है उसको डाइवर्जनल थेरेपी ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। गिव प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन, उसकी मेडिकेशन को दे देगी। अगला है असेस इंटेंसिटी, लोकेशन एंड सीवियरिटी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का ये जवाब एकदम करेक्ट जवाब है इसका। आप उसकी इंटेंसिटी और उसकी लोकेशन को पता लगाए बिना दवा नहीं देंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका करेक्ट जवाब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आपका 70 क्वेश्चन, 70वां क्वेश्चन है, इन विच स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट्स एक्सप्लोरिंग हिज और हर जेनाइटल्स, कि जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उन जेनाइटल ऑर्गन को एक बच्चा कब एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। ठीक है, कब वो सेंसिटिव हो जाता है जेनाइटल ऑर्गन को लेकर। तो इसमें पहला ऑप्शन है ओरल फेज में, ये आपकी साइकोसेक्सुअल थ्योरी है ना, पता होगी साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसकी है, ये सिगमंड फ्रायड की। तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी में उसने 5 चीजें बताई हैं, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंट, जेनाइटल। ठीक है, तो जेनाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो कब आपके एक्सप्लोर होने लगते हैं या फिर आपका सेंसेशन होने लगता है, तो ये फेलिक स्टेज में होने लगता है। ठीक है भाई, फेलिक स्टेज में
ये होने लगता है, तो फेलिक स्टेज का करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन 71। ए 10-year-old चाइल्ड विद ऑपोजिशनल डिसओबीडियंट पर्सनैलिटी, एक 10 साल का बच्चा है और उसमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑपोजिशनल डिसओबीडियंट पर्सनैलिटी, एडमिटेड इन द पेशेंट यूनिट इन साइकेट्री, एडमिशन हो गया है उसका साइकेट्री यूनिट में, तो नर्स क्या करेगी, है ना, व्हाट नर्स विल डू, ये हमारे वाले लोग इसको खा गए, व्हाट नर्स विल डू। ठीक है, पहला है अलाउ द चिल्ड्रन टू सी हिज बाउंड्रीज, कि बच्चे को अलाउ कर दो कि भाई अपनी 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 बाउंड्री देख ले, तेरे को कहां रहना है ना, मतलब लिमिट देखने के लिए खुद को बोलेगी कि वो देखेगा। अगला है सेट द चिल्ड्रंस लिमिट्स, खुद चिल्ड्रन के लिमिट सेट करेगी, एंड रूल ऑफ द चिल्ड्रन बिहेवियर, 10 साल का बच्चा है, आप उसको ये बोलो कि भाई तेरी जो बाउंड्री तेरी लिमिट है तू तेरे हिसाब से देख ले, मुझे कोई लेना देना नहीं, तो कितनी बुरी बात है, कुछ नहीं कर पाएगा, 10 साल का बच्चा है। तो क्या करेगी कि उसकी लिमिट और बाउंड्री जो है ना वो खुद से क्या करेगी, वो रूल आउट करेगी, खुद से सेट करेगी, तो ये क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट है सीवीपी लाइन, एक पेशेंट को क्या लगी हुई है भाई, सेंट्रल वीनस लाइन लगी हुई है ना, सेंट्रल वीनस कैथेटर लगा है, टू प्रिवेंट क्लैप्सी, क्लैप्सी को प्रिवेंट करने के लिए, क्लैप्सी का मतलब होता है कैथेटर, सेंट्रल लाइन कैथेटर, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शन, ये होता है। ठीक है, इसमें जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है वो स्यूडोमोनास होता है। तो क्लैप्सी प्रिवेंट करने के लिए वेन ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स ट्यूबिंग फैट इमल्सन आईबी ट्यूबिंग टू बी चेंज्ड। हाँ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बड़ा शानदार है कि एक पेशेंट जो है क्या है, एक पेशेंट है जिसको सेंट्रल लाइन लगी हुई है, और सेंट्रल लाइन अगर लगी हुई है तो सेंट्रल लाइन से क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, ब्लड प्रोडक्ट जा रहा है, फैट इमल्सन जा रहा है। तो क्लैप्सी को बचाने के लिए उस पेशेंट में कितने घंटे में आईवी ट्यूबिंग को चेंज किया जाएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताओ कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के तुरंत बाद उसकी आईवी जो है ट्यूबिंग को क्या कर दिया, बीटी सेट को फेंक दिया जाता है। अगर नया ब्लड लगेगा तो नया बीटी सेट काम में लिया जाता है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मिनिमम टाइम हम काम में ले लेंगे और 24 घंटे हमारा क्या चला जाएगा दोस्तों, आंसर चला जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर ब्लड की जगह आईवी सेट होता तो 72 घंटे हो सकता था। ध्यान से सुनना, अभी इसका ये आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फेज ऑफ नर्स पेशेंट्स रिलेशनशिप, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की कौन सी फेज में नर्स विल प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर टर्मिनेशन, कि जो नर्स है वो पेशेंट के टर्मिनेशन के लिए उसको प्रिपेयर करेगी। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है, उसमें वो डिटरमाइन करेगी कि इसको कब टर्मिनेट करना है, मतलब कब इसको डिस्चार्ज देना है। तो टू प्रिपेयर क्लाइंट टर्मिनेशन, तो ओरिएंटेशन फेज में, प्री इंटरेक्शन फेज में, वर्किंग फेज में, टर्मिनेशन फेज में। अब कुछ लोग करके आएंगे टर्मिनेशन फेज, क्यों? क्योंकि भाई टर्मिनेट कर दे तो टर्मिनेशन फेज में नहीं। ध्यान रखना, जब भी टर्मिनेशन का फेज को फॉलो किया जाता है तो ओरिएंटेशन फेज में ही कर लिया जाता है। तो इसका जवाब क्या जाएगा आपका, ओरिएंटेशन फेज जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाउ मच फ्लूइड टू बी गिवन टू ए 20 kg पेशेंट अकॉर्डिंग टू होलिडे सगर फॉर्मूला। ये 2023 का क्वेश्चन, 2024 का ये क्वेश्चन है, सॉरी 23 का क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया था, दोबारा पूछ लिया गया है कि होलिडे सगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक 20 kg के बच्चे को कितना फ्लूइड दिया जाना चाहिए। तो उसका रूल क्या है कि जो इनिशियल 10 kg है वो दिया जाता है 100 ml पर kg, ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो 10 kg है वो दिया जाता है आपका 50 ml पर kg। तो 20 किलो का है ना, तो शुरू का 10 तो हो गया, शुरू का 10 तो कितना हो गया, 10 इंटू 100 बराबर कितना हो गया, 1000 ml, और नेक्स्ट क्या है आपका 10 इंटू 50 ml, तो कितना हो गया आपका 500 ml, तो कितना हो गया आपका 1500 ml। समझ गए बात को? ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। तो 1500 ml इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टीचिंग ए पेरेंट हु इज ए डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया, एक पेशेंट को समझाते हुए, वो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, अबाउट सक्सेसफुल इंडिपेंडेंस लिविंग इन कम्युनिटी, कि वो कम्युनिटी में इंडिपेंडेंस से आराम से सक्सेसफुली रह रहा है। ए नर्स शुड एनकरेज द पेशेंट टू, कि नर्स को क्या करने के लिए एनकरेज करेगी, एस्टैब्लिश ए स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन, कि अपना डेली रूटीन को सेट कर लो। अगला, स्पेंड टाइम अलोन, अकेले अकेले अपना टाइम स्पेंड करो। प्लान ए प्रोग्राम टू सेल्फ फुलफिलमेंट प्रोग्राम सेट करो। और डिसकंटिन्यू मेडिकेशन व्हेन सिम्टम्स डिसअपीयर, कि जब भी सिम्टम चले जाएं
तो क्या करें, आप अपनी दवा को बंद कर सकते हैं। तो ये सारे दवा तो चलती रहेगी, बंद नहीं करेंगे, प्रोग्राम फुलफिल करेगा नहीं, अकेला रहेगा तो दोबारा बीमार हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे कि दूसरा जो डेली रूटीन है ना उसको सेट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या जाएगा दोस्तों, करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है आपका 77 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग बिफोर वैंकोमाइसिन एडमिनिस्ट्रेशन। जो वैंकोमाइसिन होता है पता है ना आपको, एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो वैंकोमाइसिन जब आप एडमिनिस्टर कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, और एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन चेक कल्चर एंड सेंसिटिविटी। बिल्कुल सही बात है, कोई भी एंटीबायोटिक जब दिया जाता है तो उससे पहले कल्चर ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी की जाती है, तो सही है। अगला रेज सिंड्रोम, अगला है शो इन्फ्यूजन ओवर 60 मिनट स्लो। हाँ बिल्कुल, क्या एंटीबायोटिक वैंकोमाइसिन जो है पोटेंट एंटीबायोटिक होता है ना, और कंसंट्रेटेड होता है, कोरोजिव टाइप होता है, तो स्लो इन्फ्यूजन दिया जाएगा। अगला फ्लेबाइटिस, बिल्कुल, अगर हाइपरटोनिक होगा तो क्या होगा आपका, फ्लेबाइटिस कोज करेगा। तो क्या होगा इसका जवाब, रेज सिंड्रोम, ठीक है भाई। एक्सेप्ट पूछा है ना, तो एक्सेप्ट पूछा है तो रेज सिंड्रोम इसका क्या चला जाएगा, आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आपका 78, आफ्टर एक्सप्लोरेटरी कोलिसिस्टेक्टमी, एक पेशेंट को एक्सप्लोरेटरी लैब कोली हुआ है, एक्सप्लोरेटरी कोलिसिस्टेक्टमी, एक पेशेंट इन पाकू है ना, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, विच सिम्टम इज बेस्ट इन इवेल्युएटिंग सीवियर हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया को असेस करने के लिए क्या काम मिलेंगे, तो ध्यान रखना, जब भी पेशेंट हाइपोवोलेमिया में जाता है, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट साइन होता है ना दोस्तों, वो हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। बात करते हैं शॉक की, तो शॉक की अगर मैं बात करूं, उस शॉक में भी हाइपोवोलेमिक शॉक, अब इसमें क्या पूछा है, सीवियर हाइपोवोलेमिया पूछा ना, तो सीवियर हाइपोवोलेमिया मतलब क्या हुआ, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक होगा तो फर्स्ट साइन क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन, और जो आपका सेकंड साइन है वो क्या देखने को मिलेगा, आपका टेकिकार्डिया। अगर इसमें हाइपोटेंशन की जगह कुछ और दिया होता है ना, हाइपोटेंशन नहीं दिया होता कुछ और, तो पहला साइन क्या हो जाता आपका, टेकिकार्डिया हो जाता है। तो इसमें आंसर क्या जाएगा आपका, हाइपोटेंशन जाएगा, क्योंकि सीवियर हाइपोवोलेमिया का जो पहला साइन होता है वो क्या होता है आपका, हाइपोटेंशन होता है। तो ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर का आपका, ये 79 क्वेश्चन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव टू हीट। कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो हीट से क्या है, सेंसिटिव है, सेंसिटिव टू हीट एंड मॉइस्ट, और मॉइस्ट से भी क्या है वो सेंसिटिव होता है। तो विच यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन के लिए क्या यूज लेंगे, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है, हीट स्टरलाइजेशन का है, तो ये तो नहीं होगा। हॉट एयर होने, ये भी क्या है, हॉट का है। अगला है इथाइलिन ऑक्साइड, और अगला है ड्राई हीट, तो ड्राई हीट भी हीट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो ईडीटी होता है ना, सॉरी नॉट ईडीटी, ईटीओ, ईटीओ करवाया जाता है। तो ईटीओ क्या होता है आपका, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करने के लिए काम में लिया जाता है, तो हीट और मॉइस्ट से सेंसिटिव होते हैं। तो ये हमारा क्या जाएगा, नेक्स्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लैरिंजियल एयरवे था भाई दोस्तों। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा है, एक बीपी का क्वेश्चन था, ठीक है, बीपी का क्वेश्चन था, और ये तो मैंने डायग्राम दिखा दिया ना आपको। 79 है, 80 क्वेश्चन की बात करते हैं, 80 है ना। एक बीपी का क्वेश्चन था, और बीपी कितना था उस पेशेंट में, 148/92 mmHg, ठीक है। अगर किसी का बीपी इतना है तो उसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, तो इसका जवाब क्या जाएगा कि एक तो होता है बीपी कौन सा आपका, नॉर्मल, एक बीपी तो क्या होता है आपका, नॉर्मल बीपी होता है। एक होता है दोस्तों आपका प्री हाइपरटेंशन, एक होता है दोस्तों आपका स्टेज 1 हाइपरटेंशन, और एक होता है स्टेज 2 हाइपरटेंशन। तो नॉर्मल बीपी, अगर मैं यहां बात करूं सिस्टोलिक बीपी की, यहां मैं बात करूं आपका डायस्टोलिक बीपी की, तो सिस्टोलिक कितना होता है आपका 120, ये कितना होता है 80, ठीक है। जो प्री हाइपरटेंशन होता है वो दोस्तों होता है आपका 121 से लेके 139 सिस्टोलिक, और ये होता है आपका 81 से लेके 89 प्री हाइपरटेंशन। उसके बाद में दोस्तों 140 से लेके और 159 तक होता है आपका सिस्टोलिक, और ये होता है 90 to 99 आपका डायस्टोलिक। उसके बाद में सेकंड जो टाइप होता है दोस्तों मोर देन 160, और ये होता है मोर देन 100। तो ये हाइपरटेंशन की एक स्केल होती है जिसको आपको याद रखना चाहिए। तो इस कंडीशन में कि 148/92 है, अगर 148/92 है तो क्या है, तो 142 से ज्यादा है और 92 से ज्यादा, तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन है ये, ठीक है। ये क्या है आपका स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि एक क्वेश्चन बीपी का ये था कि किसी का 160/110 बीपी है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था कुछ पता नहीं है,
लेकिन बीपी का ऐसा क्वेश्चन था कि किसी का 160/110 बीपी है, तो अब कौन सा हाइपरटेंशन बोलेंगे, तो हम तो इसको स्टेज सेकंड ही बोलेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन था तो ये क्या है आपका स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद में वो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 80 क्वेश्चन और ये हो गया आपका 81 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद थैंक यू। तो दोस्तों आज की इस क्लास में जितने भी हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं या क्वेश्चन जो है देखने की कोशिश की है, मुझे आशा है कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें नहीं हुआ होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि जब आपका मेमोरी बेस्ड की बात होती है ना, तो कोई कुछ कर नहीं सकता चाह के भी, है ना। हम सिर्फ अपनी बुद्धि और लोगों के कहने के आधार पर सिर्फ क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा और सटीक आंसर आपको दिए जाएं। तो वो भरपूर कोशिश की गई है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वो निश्चित है, किताबों में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो वो निश्चित है एम्स दिल्ली क्या मानता है वो वही माने, क्योंकि आंसर की भी हमारे पास नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चन है दोस्तों, 81 क्वेश्चन मैंने आपको जो है सोल्व कराए यहाँ पे। दूसरा 81 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है कि ऑप्शन जिनके नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश की गई है कि आपको लैंग्वेज भी दी गई है, आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। और अगर 100 में से कोई आदमी आपको 81 क्वेश्चन सोल्व करा दे, इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती है। तो इसी भावना के साथ आप लोग इसको देखिए, इसको इवेल्युएट कीजिए और इवेल्युएशन में आपको खुद को कैसा फील होता है नेगेटिव मार्किंग करके, तो उस फीलिंग के साथ अपने कदम आगे बढ़ाइए, है ना। मेरी ऐसी दुआ है कि आने वाले समय में जब भी आपका इस रिजल्ट आता है, आप सबका पॉजिटिव आएगा, सकारात्मक आएगा और आप सब लोग एक अच्छे नर्सिंग और परिचारिका अधिकारी बन के एम्स में नौकरी करेंगे। इसी भावना के साथ आज की क्लास की तीसरी करते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और जन सेवा करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।